दीपक चौरसिया, हाँ जी। उन्होंने वो बिग बॉस में लाइव कहा कि मैं SM पाठक का नावल न पढ़ता होता तो मैं पत्रकार बनता ही नहीं। वो कौन सा मोमेंट था उन 20 सालों के बाद जब आपको लगा कि नहीं आप अराइव हो गए हैं? एक नावल था लेकिन वो 4 पार्ट में छपा था, उसको बखिया पुराण के नाम से मशहूर है। उसने मेरे को बहुत यश दिलाया। 10 पब्लिशर हमारे घर आ गए और 10 भी इकट्ठे नहीं, 2 गली के उस सिरे पे खड़े हैं, 2 उधर खड़े हैं, 2 मेरे पास बैठे हैं। आप ही के नॉवल को पढ़कर एक जगह किसी आदमी ने बैंक डकैती भी डाल दी थी। हाँ, क्या हुआ था? उसने UTI बैंक में गलतियां भी होती थी, ये ना समझो गलतियां नहीं होती थी। मैंने बांद्रा बेड स्टैंड लिखा तो मैं समझता था वहाँ बेड बजता है। एक मैंने गुंडा बनाया, उसका नाम लिखा मैक्सवेल परेरा, तो बाद में पता लगा वो तो जॉइंट कमिश्नर है दिल्ली पुलिस में। एक टाइम ऐसा आया कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म टर्म ही SM पाठक ने बनाई। आपने इस चीज़ से कैसे डील किया कि यार मुझे लोग तो बहुत प्यार कर रहे हैं लेकिन ये जो सो कॉल्ड प्योरिस्ट है या अपने आप को साहित्यकार कहते हैं ये नीची निगाहों से देखते हैं? इतना मजाक उड़ा मेरा, इतना मुझे इडियट ठहराया गया, फेलो राइटर ने भी और पब्लिशर ने भी। जो हम लिखते हैं वो साहित्य का वैभव है, जो ये लिखते हैं वो साहित्य की सड़ान है। तो फिल्में एंटरटेनमेंट के पर्पस से भी हो सकती हैं और मैसेज के पर्पस से भी हो सकती हैं, तो राइटिंग में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये आगे मैं याद कर लूँगा। अच्छा पॉइंट दिया आपने। प्रोग्राम के बाद तो मैं भी आपको अपनी किताब देने वाला था, मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आपसे तो आपकी बात अब जुदा हो गई है। मैं ICU में होगा ना, अब तब भी पूछना नावल लिख रहे हैं, तो मैं इशारे से भी यही कहूँगा लिख रहा हूँ। क्या बात है। दोस्तों, आज जब हम बोर होने लगते हैं तो इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, नेटफ्लिक्स पर जाकर कोई वेब सीरीज चला लेते हैं या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने लगते हैं। लेकिन जिन अजीम शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं वो तकरीबन 40 सालों तक इस देश के नेटफ्लिक्स भी थे, इंस्टाग्राम भी थे और यूट्यूब भी थे। इन्होंने ना जाने कितने ही लोगों की रेल यात्राओं को मनोरंजक बनाया, कितने ही लोगों की नीरस जिंदगी में अपने नॉवेल्स के जरिए थ्रिल और रोमांच पैदा किया। तो और मिस्ट्री ना पैदा करते हुए आइए स्वागत करना चाहूंगा द ग्रेट सुरेंद्र मोहन पाठक जी का। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारी रिक्वेस्ट पे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पाठक जी, इस बात में मुझे कोई दो राय नहीं है कि हर कंट्री में बहुत तरह के सेलिब्रिटीज होते हैं, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज मुझे ऐसा लगता है कि जो थोपे हुए होते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ जनता बनाती है और आप उन्हीं तरह की सेलिब्रिटीज में एक है। हो सकता है समाज के एक सेक्शन ने विरोध किया हो, लेकिन आपको जनता का इतना प्यार मिला कि मैं ये कह सकता हूँ आज दावे के साथ कि हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा कस्बा हो, गाँव हो या बड़ा शहर हो जहाँ पर ना सिर्फ आपके पाठक होंगे बल्कि आपके चाहने वाले भी होंगे। तो ये कैसी फीलिंग है, कितने सालों की मेहनत आज इस तरह से आपके सामने आती है, इतने सालों तक आई? देखो जी, प्यार नाहक नहीं मिलता, कोई काम खाम खा नहीं होता, अर्न करना पड़ता है। जनता है जो रीडिंग पब्लिक है उस पर ये पास ऑन करनी पड़ती है ये बात कि आप में कोई खूबी है, और वो कोई कहने से ही तो कोई मान नहीं जाता, वो धीरे धीरे असर करने वाली बात होती है। कंसिस्टेंसी बना के रखे बंदा, कंसिस्टेंसी बना के रखे तो वो फिर उसका नतीजा बहुत स्लो है, इंस्टेंट नहीं है। वो धीरे धीरे जब रीडर इस बात से बिल्कुल मुतमईन हो जाता है कि भाई ये राइटर मेरे काम का है, फिर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर जो कुछ भी राइटर ने परोसना है उसने कबूल करना है। ये बड़ी कमाई है राइटर की, जो हर राइटर को नसीब नहीं होती है। तकरीबन राइटर ये कहते हैं कि मैंने लिख दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरा कोई मतलब नहीं है इस बात से। ये बात गलत है। आपका मतलब क्यों नहीं है? आपका मतलब सरासर है। आपको मालूम होना चाहिए आपके रीडर को क्या पसंद है। जब तक आप उसकी पसंद नहीं जानेंगे, उसकी मुताबिक नहीं लिखेंगे, उसकी लाइन को टो नहीं करेंगे, वो आपका साथ कैसे देगा? वो कहेगा होगा कोई राइटर वाली बात तो नहीं चाहता ना SM पाठक कि मेरे साथ हो। आई एम नॉट एन एनीबॉडी, आई एम स्पेशल पर्सन इन द आईज ऑफ माई रीडर्स। तो वो जो
वो जो एक बुनियाद है उसको बनाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो बन जाती है तो आसानी से वो उखड़ती नहीं है। मेरी शुरुआती मान्यता ये है, मैं सदा कहता हूँ कि राइटर को रीडर बनाता है पर पब्लिशर नहीं बनाता। अगर पब्लिशर बनाता हो तो उसके पास तो दर्जनों में सैकड़ों में राइटर छपते हैं, सारे पॉपुलर हो, सब तो नहीं होते, 5% भी नहीं होते। तो राइटर तो वही है जिसको रीडर कहे ये मंजूर है। तो अगर रीडर ने फेल कर दिया तो यू आर नोवेयर, आप फेल हैं। तो मेरी यही अर्निंग है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 62 साल लिखा है, मैंने मुकम्मल तवज्जो रीडर की तरफ दिया है। मैंने पब्लिशर को राज़ी करने की कभी कोशिश नहीं की, उसको साइड ट्रैक किया, भाई आपका कोई मतलब नहीं है, आपने सिर्फ किताब छापनी है जो मैंने आगे परोसनी है और मुझे पता लगना है ये किसी काबिल है या नहीं है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें कोई हेर फेर करने जैसी काबिलियत नहीं रखते, इसलिए छेड़खानी मंजूर नहीं होगी मेरे को। तो फिर ये डायलॉग मेरे में और रीडर में होगा ना। प्रकाशक तो थर्ड पार्टी बन गया, साइड ट्रैक कर गया। सही बात। तो फिर मेरे और रीडर में डायलॉग है, आज भी चल रहा है, उसका मैं सुख पा रहा हूँ, उसका मैं सुख पा रहा हूँ। हाँ, मेरी रीडरशिप हिल नहीं सकती। वो ये कह सकते हैं कि इस बार राइटर ने अच्छा नहीं लिखा, वो ये नहीं कह सकते कि ये राइटर अच्छा नहीं है। हाँ। दोनों बातों में फर्क है, जमीन आसमान का। मैं एक किताब लिखता हूँ, वो कह यार ये नहीं अच्छी लिखी, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि SM पटेल इज नॉट अ गुड राइटर। वो ये फतवा वाली बात नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी कमाई, बहुत बड़ी। और आपने सर एक बात जो बहुत बड़ी की और मुझे लग रहा है आज के बहुत सारे लोगों को समझने की जरूरत है, आपने कहा कि कंसिस्टेंसी की है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस वक्त में हम जी रहे हैं लोगों को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। और मुझे याद आता है कि आप ही ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे 20 साल लग गए थे अपने आप को रजिस्टर करवाने में, जब लोगों ने मुझे सीरियसली लिया, पहचान बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल 20 साल, तब तक मैं 100 नावल लिख चुका था। हाँ। सब ये कहते थे ये कुछ नहीं है, इडियट है, कुछ और ही मिजाज के नावल लिखता है, हमारे यहाँ नहीं चल सकते ये। फिर धीरे धीरे लोगों की समझ में आई कि वो ही ठीक है जो मैं कर रहा हूँ। देखो मैं आपको एक जुदा किस्म की मिसाल देता हूँ। ये मिसाल ऐसी है जिससे जो खालिस साहित्यकार है वो नाराज हो जाते हैं। कॉलगेट क्यों मशहूर है, कोका कोला पेप्सी क्यों मशहूर है, क्यों मशहूर है? बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ लोगों किसने का मशहूर किया है? बिल्कुल यूजर्स ने, बिल्कुल। कंज्यूमर ने। वो कहता है ये अच्छा है। 20 तरह की ड्रिंक आती है, पेप्सी का ही नाम क्यों है, कोका कोला का ही नाम क्यों है? ऐसे ही 20-50 तरह के टूथपेस्ट आते हैं, कॉलगेट ही क्यों एक बड़ा वो झंडा लिए वाली बात है। अब इस बात को लागू किताब पे करके देखो कि किताब को आप कंज्यूमर प्रोडक्ट मानो। देखो राइटर रीडर कंज्यूमर है, किताब खरीदता है, पैसे देके उसको पढ़ता है, कंज्यूम कर रहा है ना, और उसके बाद वो उसकी तारीफ करता है, वो कहता है मैंने इसी राइटर की किताब को पढ़ रहे। तो अगर मैं अपने रीडर को, सबको ना सही, मैं अपने रीडर को कंज्यूमर कहूँ, मैं किताब को प्रोडक्ट कहूँ और खुद को प्रोड्यूसर कहूँ, तो क्या अर्ज है इस इक्वेशन में? बिल्कुल कोई अर्ज नहीं है। वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं जी आपने हमारी किताब को साबुन कह दिया, टूथपेस्ट कह दिया। दिस इज नॉट ए गुड लॉजिक। आप ये उसकी इम्पोर्टेंस समझो रीडर की। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने लिख दिया बाकी जो होता है उन्हें दो। कैसे कह सकते हैं आप जिम्मेदार हैं। आपने किसके लिए लिखा है? अपने लिए लिखा है, रीडर के लिए लिखा है। हलवाई मिठाई बनाता है, खुद खाता है, सोचिए आप, सोचिए। पब्लिक के लिए बनाता है तो वही तो बनाएगा जो उसे पसंद है। हाँ। वही पसंद है। हाँ। आप ये कहे कि मैं तो अपनी मर्जी का लिखूंगा, रीडर को जचे या चाहे ना जचे, ये नहीं चल सकता, ये अयाशी है। हाँ। आपको वो लिखना पड़ेगा जो रीडर को पसंद है। बहुत अच्छी बात। जो रीडर को पसंद है। अगर उसकी पसंद उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं लिखेंगे तो रीडर गायब हो जाएगा। आप ढूंढते रहोगे कि कल तक था, आज कहाँ गया। ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो अपने आप को कारोबारी लेखक खुला कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? मेरा लिखना मेरा कारोबार है। सही बात। माय बिजनेस इज राइटिंग।
सही बात। मैं 365 दिन लिखता हूँ। मैं ऐसा तो नहीं लिखता कि एक किताब छपी है और 5 साल में उसे बगल में लेके फिरो और कहो कहीं गोष्ठियों में दिखाई दे रही है, कहीं मेरे को अवार्ड मिल रहा है उस पर। आगे नहीं लिखना, भाई 5 साल यही चल रहा है, यही चल रहा है। कोई जो आलोचना में शामिल है आप, कोई किसी तरह शामिल, भाई जैसे तैसे उन्होंने अपनी किताब की चर्चा करानी है। हम तो ऐसे कुछ नहीं करते। मेरा पर्सनल एफर्ट कोई है किताब की प्रमोशन में, सिवाय इसके कि मैं अच्छा लिखूं। दूसरा कौन सा जरिया है मेरे पास? बिल्कुल। मेरी कोई गोष्ठी नहीं होती, मेरे को कोई अवार्ड नहीं मिलता, मेरे को मेरी किताब किसी जगह किसी तरह के मकबूलियत की कोई हाजिरी नहीं है किसी तरह की। उसके बाद भी रीडरशिप है, इसलिए है आई एम ए कमिटेड राइटर, आई राइट फॉर माई रीडर्स। तो वो कमिटमेंट बाकी भी करें, चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पाठक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत सारे जो राइटर होते हैं वो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का कहीं ना कहीं शिकार होते हैं कि हमने लिख दिया, हमें नहीं पता पाठक को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप उस आदमी की जो बौद्धिक मर्यादा उसका ख्याल रखिए, इंटेलेक्चुअल जो इंटीग्रिटी है पाठक की उसका ख्याल रखिए कि उसको क्या पसंद आ रहा है, उसे क्या समझ आ रहा है और उस हिसाब से लिखिए। मैं यहीं पर मेरा सवाल ये आता है कि आपने कहा कि आपको 100 नॉवल लग गए, 20 साल लग गए पहचान बनाने में। वो कौन सा मोमेंट था उन 20 सालों के बाद जब आपको लगा कि नहीं आप अराइव हो गए हैं? और फिर वो पहचान में भी एक मेरी डिठाई काम कर रही थी ना, कि जब लोगों ने ये कहा कि ये भाई और तरह का राइटर है, मैंने अपना ट्रैक तो चेंज नहीं किया। मैंने भी तो जिद बरकरार रखी ना कि यही अच्छा है, यही अच्छा है। आप देर सवेर समझोगे इस बात। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ सर, वो कौन सा मोमेंट था, वो कौन सा नॉवल था जब पॉपुलर हुआ और आपको लगा कि मैं अराइव हो गया हूँ? एक तो एक नावल था, लेकिन वो 4 पार्ट में छपा था, उसको बखिया पुराण के नाम से मशहूर है। उसने मेरे को बहुत यश दिलाया। उसका तो इतना हुआ था कि जैसे माई रीडर डिस्कवर्ड मी आफ्टर 20 ईयर्स। उससे पहले हमें नहीं पता ये कौन था। सारी दुनिया जान गई उसके बाद। उस इतना वो फेमस हो, आज भी है, आज भी है। लेकिन वो फिनोमिनल वो थी कि लोग कहते थे भी ये कैसे हो सकता है ऐसा नावल। तो और वो भी एक मीडियाकर राइटर ने लिखा। उस वक्त तो मैं मीडियाकर भी नहीं था, आई वाज नोबडी। लेकिन उसने बड़ा मेरे को जंप दिया, बड़ा जंप, इतना ज़्यादा जंप दिया कि मैं नौकरी में था उन दिनों, सिर्फ संडे को घर होता था, कि वो उसका लास्ट पार्ट छपने के इमीडिएट बाद संडे को 10 पब्लिशर हमारे घर आ गए। अच्छा। और 10 भी इकट्ठे नहीं, 2 गली के उस सिरे पे खड़े हैं, 2 उधर खड़े हैं, 2 मेरे पास बैठे हैं। और हाँ, और सबने यही कहा कि ये हमारे लिए लिखो, हमारे लिए लिखो, आप बताओ क्या टर्म है। मैंने कहा भी मेरा जो रेगुलर पब्लिशर है, पहले मेरे को उससे किसी तरह की कोई नाउम्मीदी हो, वो भी तो अंधा तो नहीं है ना, उसे भी दिख रहा है कि ये कितना हो रहा है। तो पहले तो मेरी जिद यही होगी भाई आप ही मेरी कुछ औकात बनाओ फाइनेंशियली, वो पैसा वैसा पहले के हिसाब से ज़्यादा दो। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर आपकी बात मानूंगा। नहीं कहते नहीं हम अभी देते हैं। अच्छा। हम एडवांस दे के घर जाते हैं। मैं क्या वो धोखा है? मैंने ये कहा वो धोखा। मैं क्या जिस पब्लिशर ने किताब छापी है मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वही होगा। तो फिर उसको मैंने बाह मरोड़ने वाली बात थी। He paid me double than my usual fee। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद भी पब्लिशर डिसअपॉइंट नहीं हुए, फिर भी आते रहे कि हमें इससे भी ज़्यादा देंगे। मैं क्या ये मुझे वन टाइम परफॉर्मेंस वाला नहीं चाहिए ना, ये मेरे साथ रेगुलर है। इसकी मेरे साथ एक खास जुगलबंदी है, वो मेरी तरफ तवज्जो से किताब छापता है, ये जैसा कर रहा है ठीक है। तो ये भी बात लोगों, मेरी ये जो निष्ठा थी, इट पेड अप, इट पेड अप। मेरे को पब्लिशर्स की बिरादरी में फेमस कर दिया इस बात ने कि कोई राइटर ऐसा भी है जो पब्लिशर का साथ देता है। तो ये बात ने इट पेड ए गुड डिविडेंड टू मी। उसके बाद फिर उसने भी कोशिश की मैं किताब को बेहतर बनाऊं, कागज अच्छा लगाऊं, ये टाइटल बढ़िया बनाऊं, पेजेस ज़्यादा छापूं उसी प्राइस में, बिना प्राइस बढ़ाए। तो उसके बाद से फिर
बस बाहर ही बाहर थे बिल्कुल। पाठक जी, बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी जानने में भी है कि जब आपने लिखना स्टार्ट किया था उस वक्त आपको एक नावल के 250 या 300 रुपए मिलते थे, लेकिन 100 रुपए, लेकिन जब आपका प्राइम आया तो अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में तो कितने पैसे आपको मैक्सिमम ऑफर किए गए? 5 लाख रुपए ऑफर नहीं किए गए, मैंने नहीं मांगे किसी से, ऑफर ही ऑटोमेटिक 5 लाख में। 5 लाख रुपए मिले। इट इज नॉट ए मच ऑफ मनी। इंग्लिश के राइटर को तो 25 लाख मिलते। नहीं, उनकी हम बात नहीं करेंगे, हिंदी के लिए तो बड़ी बात है। और आप बहुत पुरानी बात कर रहे होंगे, ये 21 साल की बात है? रिसेंट है ये, रिसेंट है, 10 साल पुरानी। आपको इतने पैसे ऑफर किए? और सबसे ज्यादा पैसे आपको किस नॉवल के लिखने के लिए मिले थे? वो तो उसका जो ग्रैंड टोटल है वो बड़ा अच्छा है। वो 65 लाख की डकैती का है, उसके 23 एडिशन हुए। 23 एडिशन हुए। उसका मेरी वो टोटल जो मेरे को रॉयल्टी मिली वो 50 लाख के करीब। 50 लाख के मिले एक नॉवल से। 5 करोड़ कह सकता हूँ, कोई टोक नहीं सकता मेरे को, बट दिस इज गॉड्स ट्रुथ। आई हैव नेवर लाइड इन दीज मैटर्स। मैंने कभी अपनी हाइप बनाने के लिए ये नहीं कहा मेरी किताब करोड़ बिकती है, मेरी किताब का टाइटल लंदन में छप रहा है, इस किस्म की बातें मैंने कभी नहीं की। तो पाठक जी, जब ये आपको 50 लाख आपने का रॉयल्टी उसे एक नॉवल से मिली, तो जब आप सारी पूरी जर्नी देखते हैं कि बचपन में पहले सिर्फ कोशिश ये थी यार कोई छाप दे, है ना, भले एक भी पैसा ना दे, और उसके बाद जब आप अपने चरम पे पहुंचे तो आपको 50 लाख तक की रॉयल्टी मिली, तो ये सारी जब आप जर्नी देखते हैं तो आपको लगता है कि कभी इन सब चीजों के बारे में सोचा था जब लिखना स्टार्ट किया था कि इतनी शोहरत और इतना पैसा मिलेगा? ना नहीं सोचा भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी, और मैं अपने आप को इतना काबिल भी नहीं समझता था। मैं एक खुशफहमी जिसको कहते हैं मुझे नहीं थी। अपने बारे में मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई गॉड गिवन गिफ्ट है मेरे में। बिल्कुल बिल्कुल। अब पाठक साहब, मैं कुछ राइटिंग से जुड़ी बातें आपसे करना चाहूँगा। पूरी राइटिंग प्रोसेस है जो आपने इतने सालों तक लिखा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब आपने मर्डर मिस्ट्री नॉवल लिखने आपने शुरू की तो उस वक्त हिंदुस्तान में तो इब्ने सफ़ी थे जो उस वक्त इस तरह की चीज़ें लिख रहे थे, या उर्दू के कुछ राइटर थे, लेकिन ज़्यादातर इस तरह का काम वेस्ट में हो रहा था। तो वेस्ट के कौन से राइटर थे जब आपने जिनको पढ़ा तो उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आया? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो जेम्स हेडली चेज का आपके ऊपर मैं देखता हूँ काफ़ी असर है। जैसे वो टू द पॉइंट बात लिखते थे, बड़ी फ्री फ्लोइंग लिखते थे। या मिकी स्पेलिन का अगर मैं नाम जिक्र करूँ तो उन राइटर्स का असर जो मेरी थोड़ी बहुत समझ आपकी राइटिंग पे दिखता है, तो वेस्ट का बहुत इन्फ्लुएंस आप पर दिखता है, तो उसका रीज़न क्या है? पहले तो मैं एक बात करेक्ट करना चाहता हूँ, जेम्स हेडली चेज ने मर्डर मिस्ट्री कभी नहीं लिखी। इक्की दुक्की कोई किताब हो, लेकिन तो जो फ्लो था उनका, एडवेंचर नॉवल लिखते थे जिसमें एक ट्विस्ट होती थी जो रीडर की कल्पना से पड़े होती थी। उन्होंने बहुत कमाल के नावल लिखे, खामखा मशहूर नहीं थे। मतलब आखिरी पेज तक कोई बाजी पलट जाए, कोई ट्विस्ट आ जाए, ये कारनामा वही कर सकते थे। लेकिन जो खालिस मर्डर मिस्ट्री जिसको कहते हैं वो लिखते थे अगाथा क्रिस्टी और स्टेनले गार्डनर, और इस मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में मर्डर मिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं लिखा। ये एडवेंचर्स के या समाजी सरोकार के, वो खून खराबे के, माफिया टाइप के जो नावल होते हैं, वो जुदा मसला था, वो वेस्टर्नाइज कंसेप्ट था। वो जब अब जिस वक़्त की आप बात कर रहे हैं इब्ने सफ़ी के, वो अभी इंडिया में नहीं था, किसी को सूझा ही नहीं था। उस वक़्त लोग जासूसी नावल यही समझते थे कि हू डन इट, कत्ल हुआ है, किसने किया है। तो इब्ने सफ़ी मशहूर थे, बहुत वजहों से मशहूर थे। मैं भी रीडर था उनका, छुप के पढ़ता था, मार पड़ती थी, किताब फाड़ देते थे, फिर भी पढ़ता था। लेकिन वो उसमें ऐसी करामाती बात उनमें कोई नहीं थी। उनमें एक खराबी नहीं कहनी चाहिए, लिमिटेशन कहनी चाहिए। एक तो ये थी, बहुत छोटा नावल होता था, नावेला कहते हैं जिसको इंग्लिश में, वो होता था। फुल लेंथ नावल वो होता ही नहीं था। लेकिन अब पसंद है, लोगों को पसंद है। देखो, जब आपकी कंपटीशन में 1 और 10 का फर्क हो तो जो 1 पर है वो जो भी करे वो ठीक है। ऐसा नहीं, कंपटीशन होता है क्लोज। रेस का घोड़ा है, जो फर्स्ट आता है तो सेकंड उससे इतना सा पीछे होता है, 100 गज पीछे नहीं होता। लेकिन राइटिंग में तो इतना फर्क होता है। तो उस वक़्त इब्ने सफ़ी थे और जो राइटर थे
वो ओरिजिनल राइटर नहीं थे, मैं भी नहीं था। मैं अपने को शामिल करके कहता हूँ, फॉरेन की किताब पढ़ो, देसी वर्शन तैयार कर दो। तो वो आम था, लोग फॉरेन की किताब पढ़ते नहीं थे, इसलिए नकल पता नहीं लगती थी लोगों को। फिर धीरे धीरे जब ट्रेड वेस्टर्नाइज्ड हुआ, पॉकेट बुक आनी, छपनी शुरू हुई, फिर लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया इस ट्रेड को। सीरियसली लेना शुरू, तो उन्होंने ये भी सोचा भी ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एग्जामिन करके छापो। तो उसमें फिर कई राइटर इसमें वो जो लिटमस टेस्ट में फेल हो गए। तो मर्डर मिस्ट्री लिखने वाले कोई बहुत राइटर नहीं हुए हिंदुस्तान में। अब वो कुछ और ही टाइप का कंकाक्शन बना के लिखते थे, पॉपुलर भी होते थे, मैं नहीं कहता, मेरे से आगे थे और ऐसे राइटर भी थे, लेकिन वो नहीं लिखते थे। जो आप वुडन इट जिसको कहते हैं ना, वो लिखने वाला कोई इक्का दुक्का था। मैं खराब मिसाल देता हूँ उसके। देखो चेतन भगत का इतना नाम है, फिनोमिनल सक्सेस मानते हैं, जिस मानते 7-8 नावल उन्होंने ऐसे सामाजिक सरोकार के नावल लिखे जो बहुत फेमस हुए, वाकई फेमस होने के काबिल भी थे। अच्छा बढ़िया लिख, सब पे फिल्म बनी। इससे ज्यादा राइटर और क्या चाहता है कि 8 नावल लिखे, 8 पे फिल्म बनी, और अपनी जिस बात से मशहूर है वो लकीर छोड़ी और जासूसी नावल, मिस्ट्री लिखने तैयार कर लिए। अब बिल्कुल किसी काम का नहीं, जो काम आपको आता नहीं, बड़े ही खड़े पैर हलवाई कैसे बन जाएगा? आप बताओ ना, हलवाई खड़े पैर शू मेकर कैसे बन जाएगा? लेकिन पाठक जी, क्या राइटर को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए अलग अलग जॉनर में? एक्सपेरिमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। फर्स्ट ही शुड इवैल्यूएट हिमसेल्फ whether he is good and ready for the experiment. See the difference. I want to indulge in an experiment for a change. तो ऐसे ही अब्रप्ट शुरू कर दूंगा। आई मस्ट एवेल्युएट माई सेल्फ वेदर आई एम गुड एंड रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट। इफ माई better sense says that no, I am not ready, my preparation is half baked, तो वो ठीक होगा उसको फॉलो करना। लेकिन करते हैं लोग। लेकिन पाठक सर, इससे चैलेंज ये नहीं होता कि जब आप लगातार मर्डर मिस्ट्रीज लिख रहे थे, एक जॉनर में लिख रहे थे, तो एज ए राइटर क्या कभी आप बोर नहीं हुए कि यार नहीं, मुझे कुछ रोमांटिक नॉवल लिखना चाहिए या किसी और टॉपिक पे लिखना चाहिए? एज ए राइटर एक ही तरह के जॉनर में लिखते लिखते आप बोर नहीं हो जाता आदमी? देखो, राइटर के लिखने की ख्वाहिश का और उसकी उड़ान का कोई और छोर नहीं है, और छोड़ नहीं। कलम है, कहाँ पहुँचे, किस हवा में जाके मुकाम बनाए, इसमें कोई नहीं जान सकता। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि राइटर की लेखनी क्या लिखती है। सवाल इस बात पर है कि राइटर पर फोकस किस टाइप के लेखन की वजह से। मैं आज साइंस फिक्शन लिखूं, वो फेमस भी हो जाए, फिर भी लोग मुझे मिस्ट्री राइटर ही कहेंगे। मैं सोशल नावल लिखूं, रोमांटिक नावल लिखूं, तो वंस इन ए वाइल ही तो लिखूंगा ना। आई हैव रिटन 2 other murder mysteries. 2 novels cannot stand before those. तो लोग मुझे ये थोड़ी कहने लगेंगे कि ये प्रेमचंद जैसे राइटर हैं या कुछ है। वो जो मैं लिखूं चल भी जाए तो भी ये कहेंगे ये रिटन बाय मिस्ट्री राइटर है सम पाठक। तो ये जो ठप्पा है ये नहीं हट सकता। आप चाहे हिस्टोरिक लिखें, साइंस फिक्शन लिखें, कुछ लिखें, ये जो आप शुरुआती दौर में आप बन गए हैं वो बन गए हैं। जो भी आप उसके अलावा लिखोगे वो रीडर को ना कबूल है। वो कहेंगे राइटर का दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में, पता नहीं क्या कर रहा है ये। तो मैं नहीं, आई कैन नॉट अफोर्ड टू चेंज ट्रैक, आई कैन नॉट अफोर्ड टू चेंज। ये जो आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो, इसकी कोई वक्त होता है, कोई उम्र होती है। ये दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट्स कि मैं एक्सपेरिमेंट के चक्कर में जो मुझे आता है वो भी भूल जाऊं, है ना, इधर का रहूं ना उधर का रहूं। किया लोगों ने ये। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद चेतन भगत। ही रोट 2 mystery novels
ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस, बिल्कुल ठीक नहीं किया। और उसके बाद से देख लो आज 2.5 साल होने को आ रहे हैं, उसका अगला नावल नहीं छपा। तो क्या फायदा, जिस लकीर ने, जिस बातों ने आपको किसी काबिल बनाया है वो लकीर तो छोड़ दिया आपने, एक नया रास्ता पकड़ लिया। अब बोलिए कि एक्सपेरिमेंट की बारे में आप क्या कहते हैं? पाठक साहब, लेकिन एक चीज जो मुझे आपको लेकर हमेशा बड़ी हैरान करती है कि आपने मर्डर मिस्ट्रीज लिखी, इतने नॉवल लिखे। मर्डर मिस्ट्री में बुनियादी तौर पर तो पूरी दुनिया में प्लॉट एक ही जैसा ही होता है कि ये किसी का कत्ल हुआ है, 5-6 लोग हैं जिन पे शक है, ठीक है, और एक जो है वो आदमी, 1 या 2 लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने इस बेसिक प्लॉट पर इतने नॉवेल लिख दिए, इसका मतलब आपने उसमें कितनी क्रिएटिविटी दिखाई है, कितने अलग अलग आपने कॉम्बिनेशन ट्राई किए। तो क्या आपको कभी चैलेंज नहीं लगा इस चीज को लेकर, क्योंकि सोसाइटी तो वही है और रेकरिंग कैरेक्टर्स के साथ जो सुनील है, विमल है, जो पहले से चले आ रहे हैं, उन्हीं के साथ अलग से दोबारा नॉवल लिखना और नई मर्डर मिस्ट्री क्रिएट करना कितना बड़ा चैलेंज था? देखो, चैलेंज वाली बात जो है ना, जिस चीज़ में आपको ये लगता है कि मैंने महारत हासिल कर ली है, आई हैव परफेक्टेड माई सेल्फ इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेड कह लो, कुछ कह लो, तो वो किसी काम तो आपके आती है या नहीं आती? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपने जिस बात में आप माहिर बने उसको आप भूल तो नहीं जाते ना। सही बात। बाकी वेरिएशन की जो बात कहती है, देखो परोठा बनाती है आपकी बीवी, वो आलू का भी हो सकता है, गोभी का भी हो सकता है, अजवाइन का भी हो सकता है, सिर्फ नमक का भी हो सकता है, कैसा भी हो, कहलाएगा तो परोठा ही ना। लेकिन आपने तो गोभी के परोठे भी 10 तरीके से बनाए हैं। वही तो मेरे करते हैं ना। अब वो जो आपके बेसिक सवाल था ना कि मर्डर मिस्ट्री एक ही होती है, लेकिन उसकी वेरिएशन का तो एंडलेस मामला है ना। कोई उसमें 4 कैरेक्टर से मिस्ट्री चलाता है, कोई 8 से चलाता है, कोई 6 से चलाता है, किसी का अपना वो है डब है बात कहने का, कोई फ्लैशबैक में जाके अपनी बात को बेहतर तरीके से कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे होता है, इससे वेरिएशन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। देखो, मिस्ट्री नावल की जो मैंने समझा है उसके लिए जो बातें मैं इम्पॉर्टेंट बनता हूँ, एक तो ये है कि इमीडिएट टेक ऑफ। जो आपकी कहानी है ना, वो टहलती हुई आगे ना बढ़े, बिल्कुल दौड़ती हुई बढ़े। आप 2 पेज पढ़े एंड यू आर ऑलरेडी इन दी प्लॉट। वो अभी नहीं, वो ओरिजिनल बात जो है 40 पेज पे शुरू होगी, बाकी बातें ही हो रही हैं, वो नहीं है। इमीडिएट टेक ऑफ द स्टोरी इज एब्सोल्यूट मस्ट, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद लिवली कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर्स की कोई अपनी भी खूबी हो, उनकी कोई वो आदतें हैं, कोई अंदाज़े बयां हैं, कोई ख़ास तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसे रमाकांत है पंजाबी मिस्री हिंदी बोलता है, या इस किस्म की आप अपने कैरेक्टर में कोई इंडिविजुअलिटी पैदा करें। तीसरी ये है वो जो मैं ये समझता हूँ कि प्रायोरिटी टू डायलॉग ओवर डिस्क्रिप्शन। बहुत बढ़िया बात। मैं अपनी बात छोटे छोटे डायलॉग्स में कहना पसंद करता हूँ, बड़े बड़े पैरे डिस्क्रिप्शन के मैं नहीं लिखता, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो बड़े बड़े जो पैरे हैं रीडर छोड़ के आगे पढ़ता है, एंड ही डज नॉट मिस एनीथिंग, उससे वो कुछ मिस भी नहीं करता। तो ये बात तो रीडर तो फिर भटक गया, तवज्जो तो उसकी कहीं और चली गई। तो मैं अपनी बात जो है ना वाया डायलॉग कहता हूँ। डायलॉग हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आप में ये कैफियत है कि आप उसे इंटरेस्टिंग तरीके से लिख के दिखा सकें। लेकिन सर, ये भी आपने कैफियत की बात की, भी तो क्राफ्ट है ना। सुरेंद्र मोहन पाठक जी में वो कैफियत और क्राफ्ट था कि उनमें वो विट थी, वो ह्यूमर था, कि उनके डायलॉग बड़े अच्छे होते थे। अब जिनमें अच्छे नहीं है वो तो फिर इधर उधर की डिटेलिंग में टाइम वेस्ट करेंगे। वो मैं बना ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बना ऐसा हूँ। जो विट है वो तो जिंदगी में कई बातों की कमाई में एक बार शामिल है। बिल्ट दैट वे। बिल्कुल। आई हैव नॉट इम्पोज्ड दिस थिंग अपॉन मी। देखो ना, फर्क है। तो सर बीच में यार रोक रहा हूँ, ये जो विट है ये आपके अंदर गिफ्टेड थी, या आपने जो वेस्टर्न जो राइटर्स को पढ़ा उनमें जो फ्री फ्लोइंग चीज थी, या विट और ह्यूमर था, ये क्राफ्ट आपको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा तरीका बात कहने का? वो वेस्टर्न राइटर जो मैं पढ़े उसमें ये खूबी ही नहीं थी। ना एक हिंदी उर्दू राइटर कृष्ण चंद्र जी में थी। कृष्ण चंद्र। हाँ जी, हाँ। ये मैं दिल से कहता हूँ, मैं उसकी किताब को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ने को तैयार हूँ, स्टोरी की तरह नहीं। वो जो भाषा लिखता था, जो फिक्रे, जो उसकी शब्द चयन होता है, वो सब कुछ वो कमाल का है। वो
ऐरा गहरा नहीं लिख सकता। आप पढ़ते जाते हो, उसकी कहानी से इत्तेफाक ना हो आपको ये अच्छी कहानी नहीं है, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ सकते आपके। ये फ़र्क है। जो मुंह से निकल गया, जो बोल दिया, अमर है। ये ऐसे राइटर हैं। वो अपने आप को किशन चंद्र कहते थे कि मैं पहली चोट का राइटर हूँ, आई नेवर रिवाइज माई सेल्फ, जो लिख दिया फाइनल है। तो इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बड़ी बड़ी दुर्लभ है। फिर मंटो थे ऐसे, मंटो थे ऐसे। राजेंद्र सिंह बेदी ने बहुत कम लिखा है, लेकिन कमाल का लिखा है। मैं उर्दू के बहुत राइटरों का फैन हूँ। अब्बास है, वो है वाजिदा तबस्सुम है, अहमद नदीम कासिमी है। मैंने बहुत सीखा है उनसे। मैं यही सीखता हूँ, यार ये ऐसे फिक्रे, ये ऐसी बातें मुझे क्यों नहीं सूझती, ये कैसे कह लेते हैं। लेकिन सर पाठक जी, इसमें एक सवाल मैं यहाँ लूंगा। लेकिन ये जो जुमलेबाजी की बात आप कर रहे हैं, जो उर्दू के राइटर में भी है, ये कहीं ना कहीं आप जिस पंजाब में पले हैं, जुमलेबाजी का चलन वहां भी ज्यादा आपको लग रहा है कहीं ना कहीं वहां से भी खून में आया? हाँ, आया, कोई शक नहीं। मैंने हर बात को नावल में कैश किया। मैंने एक देखो, मैं हिंदी मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं था। मैंने एमएससी मैथ में की, बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ता था। हिंदी मेरा हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट था। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी। अंग्रेजी भी मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मैं हिंदी का राइटर हूँ, लेकिन मेरे को उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो मैंने क्या किया, अपनी को एक इंडिविजुअल पहचान बनाने के लिए मैंने उन 4 भाषाओं की एक कंकाक्शन तैयार करके अपनी एक नई भाषा बनाई, जिसकी लिपि देवनागरी है। कोई मेरे को कहो आप हिंदी के राइटर हो, मैं नहीं भाई, मैं हिंदी का राइटर नहीं हूँ, मैं तो किसी और ही जुबान का राइटर हूँ। आप ही फैसला करो मैं कौन सी भाषा का राइटर, मुझे नहीं पता। हिंदी का नहीं हूँ मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, लेकिन जब मैं हिंदी लिखता हूँ ना, तो मेरे अभी मैंने बोला कि मेरी प्रेफरेंस डायलॉग है, डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं डायलॉग में हिंदी लिखूँ, अपने आप को इडियट फील करता हूँ। भाई ये भाषा कौन बोलता है? सही बात। मैंने तो ये कभी सुनी नहीं। तो फिर मैं वो भाषा क्यों ना लिखूँ जो दुनिया बोलती है, जो मेरे रीडर बोलते हैं, जो मैं बोलता हूँ। हिंदी छोटी मोटी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, डायलॉग में कभी नहीं लिखता। डायलॉग में, लेकिन जो हिंदी का खालिस लेखक है, वो चाहे डायलॉग हो, डिस्क्रिप्शन, उसने अपनी हिंदी का ज्ञान 100% उसमें उंडेल के दिखाना है। उसकी बला से किसी की समझ में आता है या नहीं। पाठक सर, इस इंटरव्यू से पहले मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लोगों से कहा कि मैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी का एक इंटरव्यू करने जा रहा हूं। तो जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझे आए लोगों के, मैंने लोगों से कहा था पूछिए, वो आपने जो आज तक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स की दुनिया क्रिएट की उसको लेकर है। तो पहले मैं उसी से शुरू करूंगा। ये जो आपने सुनील और विमल जैसे कैरेक्टर क्रिएट किए, और जो रेकरिंग कैरेक्टर थे, शेरलॉक होम्स ने भी इस तरह के कुछ कैरेक्टर क्रिएट किए, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैरेक्टर पहले दिमाग में आया या प्लॉट दिमाग में था और कैरेक्टर अपने आप बन गए? कैरेक्टर की बात कर सुनील है या विमल जो आप किसी देखो पहले तो शुरुआत तो सुनील से ही थे। हाँ जी, सारे ही सुनील के थे नावल, क्योंकि जरा सी आइडेंटिटी बन जाए तो पब्लिशर ही जिद करने लगता है, भाई अब जो जरा सा चल रहा है तो उसी पर है, नया कुछ नहीं करना, कहते थे, जिद करते थे। तो उसके पीछे एक रीज़न तो था। मैं जासूसी नावल खुद बहुत पढ़ता था, वो टाइप भी बहुत पढ़ता था जो मैंने आगे लिखनी थी। तो मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मेरा जो हीरो है, इंट्रोडक्टरी हीरो, वो जो स्थापित ऐसे वो हैं उनसे जुदा हो। उस वक़्त जो हीरो किताबों के होते थे, वो सीआईडी ऑफिसर, थाने का पुलिस इंस्पेक्टर, इसके सब का वो जो सरकारी अमला वाली बात होती है, वो होते थे। उस वक़्त प्राइवेट डिटेक्टिव वाला कंसेप्ट अभी किसी के दिमाग में नहीं आया था। या उसके अलावा कोई जनरल आदमी ऐसे हालात में पड़ जाता है कि उसको जासूसी जैसी हरकतें करने लगे, वो भी किसी को नहीं सूझा था। तो जो उस वक़्त का स्थापित सिलसिला वो यही था, कर्नल विनोद जैसे इब्ने सफ़ी के थे, इंस्पेक्टर फलाना, सीआईडी ऑफिसर राजेश, ये सब कुछ होता है। मैं क्या, मैंने ये नहीं करना, मेरा कुछ जुदा हो। तो जुदा के दिमाग लड़ाया तो मुझे पत्रकार सूझा। मैं क्या, ये भी तो इन्वेस्टिगेट ही करता है, तफ्तीश पुलिस जैसे ही करता है ना, थोड़ा सा ही फर्क है। मिलते पुलिस को जरा बैकअप हासिल है, इसको नहीं है। इसने अपनी
इंडिपेंडेंट एक्सपर्टाइज से करना है जो करना है, तो मैंने पत्रकार को हीरो बनाया। इतना मजाक उड़ा मेरा, इतना मुझे इडियट ठहराया गया, फेलो राइटर ने भी और पब्लिशर ने भी। उन्होंने कहा मैं ये नहीं छापना, आप इसका ही नावल ठीक है, तूने अच्छा लिख लिया है, हीरो चेंज कर, इसको पुलिस इंस्पेक्टर बना, सीआईडी ऑफिसर बना, कुछ भी बना, ये नहीं चलेगा। मैं क्या भाई नहीं, मैं तो यही लिखूँगा, नहीं तो ना छापे। उसकी कुछ पर्सनल मजबूरी थी छापने में, उसका जो रेगुलर राइटर था वो अवेलेबल नहीं था। भैया अब याद नहीं क्या था, बीमार था या क्या था, तो उसको इंस्टेंट जरूरत थी स्क्रिप्ट की, इसलिए उन्हें छाप दिया। तब तक उसका रेगुलर राइटर लौट आया तो उसने 2 टूक मना कर दिया, ये मैं नहीं छापूंगा। तो एक बार पत्रकार वाला नावल छप गया तो अंडरस्टूड है, मैंने दूसरा तीसरा भी वही लिखा, किसी ने नहीं छापा। 2 साल धक्के खाए मैंने, सबने मना कर दिया, कहते पागल हुए, पत्रकार का हीरो होता है। तो फिर किसी तरह से माहौल ऐसा बन गया, छप गया, पत्रकार भी आगे बढ़ता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म टर्म ही एस.एम. पाठक ने बनाई। मैंने 1964 में अपना हीरो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनाया, और ये टर्म अर्ली 70s में जाके मशहूर हुई थी। तो ये फिर समझो कि राइटर के लिए आकाशवाणी हुई। पाठक सर इसीलिए कहते हैं कि जो भी बड़ा राइटर होता है, आर्टिस्ट होता है, वो कितना बड़ा, इस चीज से भी पता चलता है कि जो पॉप कल्चर है उस पर उसका क्या इन्फ्लुएंस है। तो वो तो आपने बता ही दिया कि आपने जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनाया तो उसके बाद वो टर्म जो है फिल्मों में आने लगी, सोसाइटी में यूज करने लगे। ये आपके इम्पैक्ट को बताता है। आपके फेलो प्रोफेशनल हैं दीपक चौरसिया, उन्होंने वो बिग बॉस में लाइव कहा कि मैं एस.एम. पाठक का नावल न पढ़ता होता तो मैं पत्रकार बनता ही नहीं। क्या बात, लाइव कहा उन्होंने बिग बॉस में प्रोग्राम में अपने, मैंने भी सुना क्या, मेरे को बेटी ने जबरदस्ती सुनाया, भाई तुम्हारे बारे में ये कह रहा है। मैं कि बड़ी खुशी की बात है। आई रोट 123 नॉवेल्स ऑफ सुनील सीरीज। क्या बात है। शायद कोई रिकॉर्ड हो छोटा मोटा। उसके बाद के जो आप वो है ना, उसके बाद फिर मैंने नया कैरेक्टर बनाया सुधीर। वो इसलिए बनाया कि लोग शिकायत करने लगते थे कि इसमें एक रास्ता आ गई है, हर बार वही कैरेक्टर होते हैं, वही कुछ होता है। तो चेंज के लिए मैंने जब सुधीर बनाया तो उसमें सारी खराबियां पैदा की जो सुनील में नहीं थी। वो मैंने टिपिकल दिल्ली का पंजाबी जो भी बुरी आदतें होती हैं वो सारी उसमें शामिल, वुमेनाइजर, हैवी ड्रिंकर, एवरीथिंग। फिर भी चला वो, उसके भी 23 नावल लिखे। उसके बाद विमल भी लिखा किसी तरह से। वैरायटी के लिए भी हलवाई का काम है, हलवाई की दुकान पे एक ही मिठाई तो नहीं बनती ना, तो वो भी नहीं चला बिल्कुल। 2 नावल के बाद पब्लिशर ने ही मना कर दिया, ये नहीं मैं छापूंगा। जनाब 5 साल लगे तीसरा नावल छपने में, सबने मना कर दिया, भाई तू कुछ भी लेके ये नहीं छापू। उसके बाद चौथा नावल ये था 65 लाख की डकैती। उसके बाद वो तो मैं ही चमत्कार में आ गया यार, कैसे चल गया, लोग मेरी नकल मारने लग गए। मैं कोर्ट में जाना पड़ा एक बार। अच्छा, क्या हुआ? वो सोहल को सोहन लिख दिया, सुरेंद्र मोहन पाठक को सुनील मोहन पाठक लिख दिया। अच्छा। ऐसे करके एक नकली किताब छाप ली। अरे हाई कोर्ट में इतना पैसा लगा, मेरे को बंद कराई उसके। जाना इसलिए जरूरी था कि 10 जने और तैयारी कर रहे थे कि अगर इसको कुछ एक्शन ना हुआ तो हम भी छापेंगे। उसकी बंद कराई तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो फिर ये भी पॉपुलैरिटी की एक मिसाल। बिल्कुल, हमने तो पाठक साहब आज तक ये सुना था कि जूतों की नकल करते हैं लोग, मोबाइल की नकल करते हैं, लेकिन राइटर के नाम की भी नकल करते हैं। सर आई वेंट टू कोर्ट, वेंट टू हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में नहीं, बड़ा वकील किया उस टाइप का। ये एक्मी एंड कंपनी है, इतने बड़े आनंद फर्म है उनकी, बहुत पैसे लगे मेरे, उतने तो मैंने कमाए नहीं थे, लेकिन एक जरूरी बात थी, ये न्यूसेंस बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पाठक साहब, आप ही के कैरेक्टर पर हूँ, विमल सीरीज में जो विमल था वो भी अपराध की दुनिया में ही रहता है, एंटी हीरो टाइप का कैरेक्टर था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। विमल सीरीज में जो आपने विमल का कैरेक्टर, जैसे आपने सुधीर के बारे में भी बताया,
उस वक्त के भारत में तो ये कैरेक्टर कह सकते हैं कि बहुत नए थे, तो क्या लोगों ने इसका विरोध नहीं किया कि अरे ये किस तरह का कैरेक्टर है? उन्होंने ये तक कहा कि ये क्राइम को प्रमोट करने वाला नावल है, ये होना ही नहीं चाहिए। आप क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं विमल को ऐसी हवा दे के। लेकिन उसके बाद जो मैंने उसका सिंपैथेटिक पहलू अपने किरदार का बनाया, वो ऐसा क्लिक किया कि लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे घर का बंदा है, अगर पुलिस इसके पीछे है तो हमारा भी फर्ज है कि हम इसको प्रोटेक्शन दें। अब उसका ऐसा मिजाज वो एस्टेब्लिश करके दिखाया, किस्मत ने कराया। मैं इस बातों में विश्वास करता हूँ। बहुत बातें हैं ऐसी जो आकाशवाणी होती है, कोई अदृश्य शक्ति आपको प्रेरित करती है कि आप ऐसा करें। मेरे साथ हमेशा ऐसा होते हैं। विमल सीरीज जब मैंने वो बखिया पुराण लिखा था तब तक 14 नावल छपे थे। उसमें मैंने मेन कैरेक्टर नीलम की डेथ भी दिखा दी थी और अपनी तरफ से सोच लिया था अब ये आगे नहीं चलने लगती। तो बड़ा विरोध हुआ। मैंने जब अपने लेख के जरिए लिखा कि अब ये मैं आगे नहीं लिखूंगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं चलेगी। सबने विरोध किया था। आप यकीन करेंगे कि मेरे एक रीडर ने ही मेरे को सलाह दी कि तुमने नीलम को मरा दिखाया है लेकिन ये नहीं दिखाया कि लाश बरामद हुई है। अब तुम राइटर हो, कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे ये जाहिर हो कि जो मरा था वो नीलम नहीं थी। मैंने वो हिंट फौरन पकड़ा, सीरीज फिर चल पड़े। क्या बात, फिर चल पड़े। उसके बाद फिर एक बार व्यवधान आया, फिर भी अटक नहीं अटकी, किस्मत की बात। उसके बाद मैंने लिखा, मैं क्या भैया मेरे को कोई अदृश्य शक्ति गाइड कर रही है, मैं इतनी बड़ी औकात वाला राइटर नहीं हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आती ये सारी बातें कहाँ से मेरे को सूझती हैं। छपने के बाद मैं नावल पढ़ता हूँ, मेरे को यकीन नहीं आता ये मैंने लिखा है। आज तक हो रहा है ये, 47 तक 48 तक वो सीरीज पहुंच गई है, जिसका मेरा राइटर ही कहता था कि ये 14 से आगे नहीं चलेगी। 14 भाई कुछ तो पाठक साहब ये चीज़ मुझे बड़ी हैरान करती है कि आपने 300 नावल लिखे, इतने नावल में इतने कैरेक्टर हैं, उनका अपना प्रोफेशन है, उनकी अपनी साइकोलॉजी है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनका अपना प्रोफेशन भी है। तो इसके लिए आपको कितना अध्ययन करना पड़ता है ह्यूमन साइकोलॉजी का? आदमी किस मोटिवेशन से ड्राइव होकर कोई अपराध कर रहा है, उसकी क्या फितरत है, उसकी क्या ज़बान है, उसके क्या स्वाद है, ये तो पूरे के पूरे जीवन को समझने वाली बात है। और फिर भी कम पड़ जाए, 300 नावल रखना तो बहुत बड़ी बात है। तो कितना कुछ पढ़ते हो, तैयारी करते हैं इसके लिए? सर दैट इज व्हाई द पर्सन सिटिंग बिफोर यू इज एज इम्पोर्टेंट। मैं बहुत खपती हूँ। मेरे पास अपने सारे लिखे का एक रेडी रेकनर है जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। क्या कुछ है उसमें बताइए? अब वो है ना, वो तैयार है। मैंने माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, आपने अलग अलग जो इलाकों से लोग आते हैं उनके नामों का भी आपने कैटलॉग बना रखा है? वो भी बना के सब। इसका मेरे पास एक बहुत बड़ा बैंक है। जब मैं नया नावल शुरू करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स तलाश करता हूँ कि मैंने मराठा बंदा दिखाया था, इसका ये नाम हो, नाम भी ऐसा हो जो मैंने पहले यूज़ ना किया हो। अब इतने नामों के लिए मुझे वगैरह एक बैंक बना के रखना पड़ता है। सिंधी नाम, मराठी नाम, गुजराती नाम, पंजाबी तो मैं हूँ ही, उसका नहीं है। लेकिन ये बड़ी मेहनत का काम है, कोई नहीं करता। बहुत सनकी आदमी कर सकता है जो कि मैं हूँ। साफ कहता हूँ मेरी सनक जुदा किस्म की है, जुदा किस्म की, मेरी लगन जुदा किस्म की है। नहीं तो इतने नावल लिखे, सबका मेरे पास रेडी रेकनर है। हर नावल का मेरे को पता है इसमें कौन सा कैरेक्टर है। इस साथ में मैं ये लिख के रखता हूँ कि किस कैरेक्टर को मैं कैरी ओवर कर सकता हूँ, ये इस काबिल है, और कौन कैरेक्टर है जो भाई यही था, इसी के काबिल है, आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे को होमवर्क में ज़्यादा टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन में कम लगता है। और सर हैरान मैं इसलिए भी होता हूँ कि आपके टाइम पर तो गूगल भी नहीं था, चैट जीपीटी तो खैर अभी आया है, उस वक्त आपके पास इंटरनेट भी नहीं था।
तो ये सारी जो तैयारी थी इसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ती थी, आप खुद कई बार लोकेशन पे जाते थे, उन लोगों से मिलते थे, कैसे होता था ये सारा होमवर्क? पढ़ते ही हैं, अवेयरनेस तो बनानी पड़ती है, अवेयरनेस तो बनानी। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अगर आपने किसी एक शहर पर कोई बेस्ड लिखा है नॉवल, तो आप उस शहर में भी गए बाकायदा, या अपने लेवल पर उसकी रिसर्च करते थे? मैं आपको शहर की एक बात बताता हूँ। जब मैंने बॉम्बे को बेस बना के 2-4 नावल लिखे थे, आई नेवर विजिटेड बॉम्बे। अरे मैं बॉम्बे से वाकिफ नहीं था, ऑनेस्ट कह रहा हूँ। वो जो ट्रैवल लिटरेचर होता है वो पढ़ के या यार दोस्तों से 2-4 बातें पूछे या कुछ अंदाजा, उससे गलतियाँ भी होती थी, ये ना समझो गलतियाँ नहीं होती थी। मैंने बांद्रा बैड स्टैंड लिखा तो मैं समझता था वहाँ बेड बजता है। हाँ, ऐसा तो नहीं था। बाद में तो गया बॉम्बे में, लेकिन तब तक नहीं गया था। ऐसे ही मुझे ये नहीं मालूम था कि लोकल में टॉयलेट नहीं होता है। मेरी एक किताब की कहानी का फाउंडेशन ही इस बात में थे कि टॉयलेट में उसका वॉलेट गिर गया। तो लोगों ने बड़ी मेल आई, भाई लोकल में टॉयलेट नहीं होता। अब ये इन बात ऐसी पोल खुलती हैं तब जब कि आप लोकल से एक्चुअल वाकिफ नहीं होते हैं। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात जो है वो मेरे से सुनिए। एक HRF कीटिंग राइटर हुए हैं, ब्रिटिश राइटर, अमेरिका में छपता था। हैं जी, हेनरी फिट्जराल्ड, F से पता नहीं क्या बनता था, उनका पूरा नाम HRF कीटिंग था। उनका हीरो गणेश गोटे था और वो बॉम्बे पुलिस में इंस्पेक्टर था। उन्होंने 9 नावल लिखे उस सीरीज के, एंड ही नेवर विजिटेड बॉम्बे। क्या बात है। अब ये तो इंटरनेशनल राइटर की मिसाल दे रहा हूँ आपको, जो वर्ल्ड में चलता है, जो अंग्रेजी में छपता था, जिसपे परफेक्ट बर्डर नाम से फिल्म बनी थी। नसरुद्दीन शाह था, अमजद खान थे, इंग्लिश की फिल्म बनी थी परफेक्ट बर्डर। He wrote 9 novels of Ganesh Gote as hero, and he never visited Bombay. क्या बात है। अच्छा, वो कर सकता है तो ऐसा पाठक क्यों नहीं कर सकता? मतलब यही ऊपर वाले ने तोहफा दिया कि चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे आर्टिकुलेट मैनिपुलेट करना है, जिस बात से आपकी पोल खुलती हो कैसे उसको इग्नोर करना है। जिस बात से आपकी पोल खुलती हो कैसे इग्नोर। जैसे मैं ट्रैवल आग से नक्शा देख के ये तो जान सकता हूँ कि ये सड़क है, या ये नहीं जान सकता कि इस पे पेड़ उगे हुए हैं। ये तो जाके पता लगेगा ना। या इसकी और कोई खसूसियात, साइड में किस टाइप की इमारतें हैं, ये वो सड़क मार्केट से गुजरती है या रेजिडेंशियल इलाके से निकलती है, नक्शा ये तो नहीं बताता था। वो तो नाम लिख देगा फलाना रोड, ये है ना। तो गलतियों की गुंजाइश अगर आप नहीं जाता। मैं दिल्ली का नावल लिखता हूँ, मैं दिल्ली में मेरे को रहते हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन सारी दिल्ली से तो मैं आज भी वाकिफ नहीं हूँ। दिल्ली के बहुत इलाके हैं जो मैंने नहीं देखे। मैं कभी सफदरजंग टाउन नहीं गया, मैं कभी तुगलकाबाद नहीं गया, मैं हौज खास विलेज नहीं गया कभी, 70 साल दिल्ली रहने के बाद। और भी इक्की दुक्की, मैं वो दिल्ली गेट पे जो वो है फिरोज शाह कोटला, उसकी बगल में नौकरी की अंसारी रोड पे 34 साल, वहाँ नहीं गया। बिल्कुल। ये भी पाठक साहब, मैंने आपके किसी इंटरव्यू में पढ़ा था कि आप ही के नॉवल को पढ़कर एक जगह किसी आदमी ने बैंक डकैती भी डाल दी थी। हाँ, क्या हुआ था? उसने यूटीआई बैंक में, यूटीआई बैंक की बात है। और देखो वो मुझे उनका डीसीपी का नाम भूल गया इस वक्त, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बाय नेम कहा कि ये मैंने हरकत जो है खबरदार शहरी पढ़ के की है। और वो पकड़ा भी इसी चक्कर, वो मानव बम बन गया। अच्छा। नकली था, हाथ में रिमोट ले लिया कि मैं अपने आप को उड़ा दूंगा, बैंक भी उड़ जाएगा। ये तो दिल्ली की वाकया असली है, नहीं तो कैश मेरे हवाले करो, उन्होंने कर दिया। सब कुछ नकली था। पकड़ा इसलिए गया कि वो ऐश करने बैंकॉक चला गया। जो कल तक दाल रोटी का मोहताज था आज बैंकॉक जा रहा है, वापस आते ही पकड़ा गया। लेकिन उसकी बड़ी बात यह थी, बाई नेम उसने वो कहा, मेरा खुद का दम निकल गया। तो उसने कैसे खुलासा किया कि आप? मेरा एक दोस्त इंस्पेक्टर था, मैंने उसको फोन किया उसी वक्त। मैं क्या क्या है ये, कैसे होगा? वो तो मेरा नाम ले रहा है, मुझे कहीं मुझे भी तो नहीं बुला लेंगे? तो वो भी यही बोला, हाँ बुला सकते हैं, क्या सिखाते हो तुम लोगों को।
हाँ, तो फिर ये तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। मेरे घर में एक आदमी आ गया, कहता है मैं ये पूना से खून करके भागा हूँ, मैंने आपके नावल की तरह बीवी का खून किया, आपके नावल की तरह, स्पेशल एम्फेसिस के साथ वो कह रहा था कि मैंने अपनी बीवी का खून आप किया, भागा हुआ हूँ। मिलने आ गया, मेरे से मिलने आ गया, दम निकल गया मेरा। हो जाती है ऐसी बातें, हो जाती। पाठक सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने जो कैरेक्टर अपने नॉवेल्स में आज तक कितने बनाए हैं, क्या उसका नाम पढ़कर कोई नाराज भी हुआ है कि अरे ये तो मेरा नाम है, तुमने इस आदमी को विलेन क्यों दिखा दिया या इससे तुमने ये काम क्यों करा दिया है? ऐसी गलती हो जाती है। एक मैंने गुंडा बनाया, उसका नाम लिखा मैक्सवेल परेरा, तो बाद में पता लगा वो तो जॉइंट कमिश्नर है दिल्ली पुलिस में। ऐसी हो जाती है गलती। हुआ था फिर? हो जाती है गलती। अब कितनी केयर बटे, कोई ना कोई नाम किसी ना किसी का तो निकल ही आता है। फिर भी कोशिश यही होती है कि नॉन पर्सन के जैसा नाम ना हो। मैंने सुना है कि आपके एक फैन ने इसलिए आप पर केस कर दिया था कि आपका कोई नॉवल था और उसको लगा ये तो आधी स्टोरी है, इसमें तो पूरी स्टोरी है ही नहीं। अरे वो मामूली फैन भी नहीं थे, वो खुद वकील थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीजेपी के नेता थे। अरे हाँ, ये कब की बात है? 70s की, अर्ली 70s की बात है। हाँ, वो पार्ट का नावल छपा, वो कहते हैं ये फ्रॉड है, और वो क्रिमिनल केस किया जिसमें अरेस्ट थी, जमानत भी करानी थी। अरे हाँ जी। और शिकायत क्या थी? लाइन यही थी कि पार्ट का नावल है, मुझे पता होता, मैंने इसका दूसरा पार्ट पढ़ना है तो मैं पहले ही नहीं पढ़ता। गए, पेश हुए, बात कुछ और ही निकली। वकील साहब की जिद थी कि राइटर को घर बुलाना है, तो घर ही बुलाया, बड़ी दावत की वहाँ पे घर में। अच्छा। फिर जज ने बताया, मैजिस्ट्रेट ने बताई असलियत। क्या? और कहता कोई केस वेस नहीं है कोई, ये तो तुझे यहाँ बुलाना चाहते थे। ये भी अलग तरह का प्यार है आपसे। कहता है इनके लड़के का बर्थडे था, इन्होंने इनविटेशन भेजा, तूने उसको बधाई भी नहीं भेजी। मैं क्या, मुझे मिला ही नहीं था, सच था, नहीं मिला था। आपको क्या बताऊं, जिस दिन हमारी पेशी थी, मैं अकेले की तो होती नहीं है, पब्लिशर और प्रिंटर भी वो को अक्यूज्ड होते हैं। तो वो 10 बजे पेश होना था, 10 बजे हम वकील साहब के घर में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके बाद वो हमें अपने ऑफिस ले गए, 12 बज गए, हमारा दम निकले कि भाई वहाँ तो बेल भी करानी है, जेल ही का भेज देंगे नहीं तो वो कहे नहीं कोई बात नहीं, मैंने ही तो केस, मैं भी तो वकील हूँ, एक साइड का तो मैं ही हूँ। तो उसके बाद थाने से आ गया बंदा, अच्छा, कि SHO बुला रहा है, आपसे मिलना है। तो वकील ने ही डांट के भगा दिया सिपाही को, भाई यहाँ आ जाए, मिलना है तो। उसके बाद हम कचहरी गए, वकील साहब साथ नहीं गए, कहता मैं पीछे आता हूँ। रास्ते में म्यूनिसिपैलिटी के नोटिस बोर्ड पर मेरा नाम लिखा हुआ था, सुरेंद्र मोहन पाठक इन खाचरोद, और कुछ नहीं। अच्छा। ओहो, मेरा पब्लिशर कहता है नाम लिखा है, मैं कहा पागल हुआ, मैं मामूली आदमी। कहता है टांगा वापस घुमाओ, इसको दिखा के लाओ, लिखा है। उसके बाद 2:30 बजे कोर्ट में पहुंचे, मैजिस्ट्रेट साहब सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने सुनवाई बंद कर दी, चैम्बर में चले गए। अच्छा। और बेलीफ आया, तुम में से पाठक कौन सा, पाठक साहब कौन है? मैं क्या, मैं हूँ। कहता आपको मैजिस्ट्रेट साहब चैम्बर में बुला रहे हैं। मेरा और भी दम, एक्चुअल अक्यूज तो राइटर ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ गया तो उन्होंने चाय पहले मंगा के रखी हुई थी, अंदर बैठ के बात की, चाय पिलाई, और फिर बताया कि ये है और कुछ नहीं है, ये अगली पेशी पे खारिज हो जाएगा केस, तो केस वेस कुछ नहीं है। असलियत ये है, तब जाके कहीं जान में जान है। तो सर, इस तरह के तो आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस बड़े लोगों को लेकर भी हुए, क्या पॉलिटिशियन, कोई और राइटर, बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ एक्सपीरियंस हुआ आपके कि अरे आप हैरान हुए कि अच्छा ये भी मुझे पढ़ते हैं, या इन्होंने भी मुझे पढ़ा है? 1-2 बार हुआ है, 1-2 बार हुआ है। मेरी नौकरी में हुआ था, एक हिंदी की एक वो एनुअल मीटिंग होती थी, उसमें 3 MPs की एक पैनल होती थी जो एवेल्युएट करने आते थे सरकारी कंपनी में हिंदी को कितना प्रोत्साहन है। ठीक है। तो ये जो इस वक्त ये होटल है ना,
शांग्रीला, इसका तब कुछ और नाम था, शायद कनिष्क था, नहीं कनिष्क नहीं था, जो भी था। तो वहाँ पे अरेंज किया गया। तो 7 के 8 जो सेक्शन हेड थे वो और चीफ मैनेजर इनवाइटेड थे। तो मैं भी एक सेक्शन का हेड था, परचेज एंड स्टोर ऑफिसर। ठीक है। तो पहले समझाया गया था कि एक एक जना उठ के खड़ा हो, अपना नाम बताए और अपने सेक्शन का नाम बताए। तो मैं क्योंकि सबसे जूनियर था, मेरी आखिर में बारी आई 8वें नंबर पर। अच्छा। तो मैं उठ के खड़ा गया, सर आई एम, इससे आगे नहीं बोला मैं। एक एमपी ने चुप करा दिया, हमें पता है। हाँ, आई रीड योर नॉवेल्स। क्या बात है। हाँ, और वो गुजरात से एमपी थे। उन्होंने मज़ेदार बात ये बताई कि मैं नावल तुम्हारा नया आता है तो खरीद के रख लेता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। मैं प्लेन सफ़र नहीं करता जानबूझ के, मैं ट्रेन से दिल्ली आता हूँ जब सेशन होता है। वाह। और फिर ट्रेन में वो नावल पढ़ता। क्या बात है, क्या बात। ये मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या मिल सकता है कि आपके नावल के लिए प्लेन की इस ट्रेन टाइप से। का हुआ है। हाँ बताइए एक हेडक्वार्टर 11th कार्ड्स है जलंधर में, वहाँ से एक कर्नल साहब जीप पे आए, फुल कर्नल। ठीक है। वो तो बड़े मेन ऑफिस उन दिनों दरियागंज में मैं बैठता था, सीढ़ियों के आगे ही बाई चांस मैं ही मिला उन्हें। उन्होंने मेरे अफसर का नाम लेके पूछा वो कहाँ बैठते हैं। मैंने चपड़ासी को बुला के उन्हें साथ भेज दिया। वो जरा परले विंग में थे। 2 मिनट में उसका बड़े साहब का फ़ोन आ गया, यहाँ आ जा इंटरकॉम पे। मैं क्या है, कहते यहाँ पता लगेगा क्या है। तो वो कर्नल साहब वो नावल पढ़ते हुए आए थे जीप में, उंगली वहीं थी उनकी जहाँ तक पढ़ चुके थे। तो कहता है भाई ये मेरे से पूछ रहे थे यार, इस आदमी की शक्ल पहचानी हुई लग रही है, ये वही है। तो या तू आप खुद कह कि तू वो वही है। तो तब उन्होंने दुआ सलाम की मेरे से, जो कुछ हुआ बताओ। उंगली लगाई हुई थी वहां पे जहाँ तक नावल पढ़। पाठक सर, वो दौर कब आया जब आप किसी रेस्टोरेंट में गए या कहीं होटल में गए और सामने वाला आपका रीडर निकला, फैन निकला और उसने कहा कि नहीं आपसे बिल नहीं लेंगे? वो वक्त भी तो आया होगा, वो कब आया? नहीं ये तो आप मॉडर्न बन रहे हैं। होती बात इतनी है, लेकिन ऐसी बात है, बहुत मेहरबान है लोग, बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अब फिर देखो अपनी हैसियत का भी हाल होता है ना, कई लोगों की एक्स्ट्रा तवज्जो होती है इन मामलों में। राइटर को वो जो अहमियत देना चाहते हैं, मैं खुद राइटर होते हुए मैंने किसी फेलो राइटर को इतनी अहमियत नहीं दी है। मैं कहता हूँ यार कारोबार है, क्या करे, दिस इज जॉब ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग। इसमें क्या है, कोई बड़ा बात नहीं है। मैंने कोई ऐसा कमाल नहीं किया। आई डोंट एस्पायर टू विन नोबेल प्राइज। देखो ना, राइटर के अपना वो ये भी तो होता है ना। वो कहते हैं हमारे तो स्काई इज द लिमिट, वी मे रीच एनीवेयर। ऐसा पाठक की स्काई लिमिट तो नहीं है ना, हमारे तो कोई रिकॉग्निशन तो कोई है नहीं। है तो बताओ। सर मैं इसी पे आने वाला था कि आप जिस जॉनर में लिखते हैं, वेस्ट में उसको क्लासिक माना जाता है। अगाथा क्रिस्टी की बड़ी इज्जत है। इंडिया में अगर मैं कहूँ तो एक टर्म यूज होता है लोब्रो, है ना, कि लुगदी साहित्य भी कहते हैं, नीची निगाहों से देखा जाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि वो तो जो प्योरिस्ट हैं वो कहते हैं, लेकिन आम आदमी तो बहुत प्यार करता है। तो आपने इस चीज़ से कैसे डील किया कि यार मुझे लोग तो बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये जो सो कॉल्ड प्योरिस्ट है या अपने आप को साहित्यकार कहते हैं, ये नीची निगाहों से देखते हैं, इससे आपने कैसे डील किया? अरे वो इतने खराब, अनसिविल, अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करते हैं हमारे टाइप की लेखन के लिए कि उनकी अकल पे दुख आता है। ये सड़ांध है, इस किस्म के वर्ड्स यूज करते हैं। भाई इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग, यू मे कंट्रीब्यूट टू इट, यू मे नॉट कंट्रीब्यूट टू इट, चॉइस इज यूअर्स। आप ये कहो कि मैं ये पढ़ने के काबिल नहीं है, कबूल। आप ये कहो आप लिखते क्यों हो, ये कैसे कबूल होगा? ये फर्क, दिस इज अ फ्री कंट्री। I am expressing myself. You don't contribute to it. You don't agree with it. You say no to it. आप इसको बहिष्कार करो, कुछ करो। आप ये कहने वाले कौन होते हो कि तो आप लिखते क्यों हो ऐसा? 1000 चैनल आती हैं आज की तारीख में टीवी पे, आप सारी देखते हो? बिल्कुल। आप बताओ, चाहे तो देखते हो ना।
जो नहीं पसंद उसे ना देखो। तो 100 नावल छपते हैं, 90 नहीं पसंद उसे ना पढ़ो। अब ये कहने वाले फतवा देने नहीं सर, वाले, उसमें दिक्कत पाठक साहब मुझे लग रहा है उनको आपके लिखने से प्रॉब्लम नहीं है, उनको आपकी पॉपुलैरिटी से Popularity से प्रॉब्लम, problem क्योंकि लिख तो है और भी ना। बहुत लोग बेकार रहे हैं। असली बात उनको ये तो लग रहा है यही कि है। हमारी कॉपी नहीं बिक रही 1000 और आपको लोग आपकी 20-30 उसका हजार कॉपी उनके बिक रही। पास जवाब है, हाँ। रेडीमेड जवाब है। क्या जवाब है? किसी से इत्तेकार से पूछो, वो फिक्रा उसने याद किया हुआ है कि जब ये बात आए पॉपुलैरिटी की, मैंने यही कहना है कि लोकप्रियता गुणवत्ता की शिनाख्त नहीं है। सब यही बोलते हैं मेरे। तो लेकिन जिसकी 100 कॉपी नहीं बिक रही, क्या वो गुणवत्ता की पहचान है? उसको तो 100 भी नहीं पड़ रहा। मैंने पूछा ना, मैं पैनल डिस्कशन में था, हाँ। बड़े लोगों की पैनल, उसमें वो सुदेश पचौरी थे, प्रो वाइस चांसलर थे, ये कुमार विश्वास था, एक मदन कश्यप पोएट है, बड़े हैं। उन्होंने, मैं कह रही, मैंने पूछा फिर किस बात की पहचान है? हाँ। ये एक आदमी पॉपुलर है, हर किसी की जुबान पर उसका नाम है, घर घर उसकी किताब पहुंची हुई है, तो क्या भला है? आप डिस्क्राइब करो ना। लोकप्रियता गुणवत्ता की पहचान नहीं है, तो किस बात की पहचान है? वो कहता है आपकी 1,00,000 किताब बिके, पढ़ने वाले को कुछ नहीं मिला। मेरे मुंह पे कह रहे थे। मैं कह जी आपकी 500 बिकी, उससे क्या मिला पढ़ने वाला? 500 भी नहीं बिकी सर। इसका कोई वो सेंस आपने वो किया है? हाँ, वो सही बात है, कोई मेजरमेंट है उसका? सेंसस है या कैसे किया है? ये कहने की बातें हैं दूसरे को बिलिटल करने के लिए। यू गो योर वे, लेट मी गो माई वे। आप मुझे क्यों कहता हो मैं क्या लिखता हूँ? सर यही मेरा सवाल था कि जब बाहर के देशों में एक एक्सेप्टेंस है कि यहाँ पल्प फिक्शन भी एक चीज है, या इस तरह की पॉपुलर राइटिंग भी एक्सेप्टेबल है, अगाथा क्रिस्टी को भी हम एक्सेप्ट करेंगे हैं, और बाकी राइटर्स को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हिंदुस्तान में ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आई कि हाँ यार, क्यों नहीं आई? ये जो पल्प है ये भी तो स्टंट है ना। हाँ। पल्प राइटर नहीं है, पल्प वो पेपर है जिस पे किताब छपती है। हाँ। वो राइटर को भी पल्प कहो तो ये कोई जुल्म नहीं है। ये एक नाम था, फिर वो सस्ता कागज होती है, उसकी वजह से जो किताब 100 रुपए में छपती है, उस कागज की वजह से वो 10 रुपए में छपती है। सही बात है। सबकी रीच में होती है, घर घर पहुंचती है। हाँ। है या नहीं है? और तभी इतने लोगों ने पढ़ा। किताब जो व्हाइट पेपर पे डिवाइस साइज में बनती है, उसकी 150 पेज की किताब की कीमत 300 रुपये होती है। हमारी 300 पेज की किताब की कीमत 50 रुपये होती है। ये फर्क वो नहीं आइडेंटिफाई करते। वो कुछ और ही तरफ घसीट के उस बात को ले जाते हैं। भाई आप एक बात से नहीं हक में है ना, सही तरह कुछ और भी तो छपता है। तो आप फिल्मों को क्यों नहीं कहते हो कि ये नाच गाने वाली ये क्यों बनाते हो? सारे जने श्याम बेनेगल जैसी फिल्में बनाओ। हाँ, तो बेसिकली सर यही बात अभी भी समझ में नहीं आई आप इसको, और आपने इसको कैसे समझा कि जब फिल्में एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी हो सकती हैं और मैसेज के पर्पज से भी हो सकती हैं, तो राइटिंग में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये आगे मैं याद कर लूंगा। अच्छा पॉइंट दिया आपने। अगली बार को पूछेगा तो आप वाला कि मुझे भले ही आपको चेतन भगत किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर उनको लाखों लोग पढ़ रहे हैं और फर्स्ट टाइम रीडर पढ़ रहा है, ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, तो आप इसी बात के लिए उन्हें थैंक्स कहिए कि यार ये वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने से पहले कुछ नहीं पढ़ा, एटलीस्ट रीडिंग हैबिट तो डलवाई। मैं आपको फायर एंड राइटर के एक छोटी सी महिमा बताता, छोटी सी महिमा। उनके यहाँ ये फर्क नहीं किया जाता कि ये लिटरेरी बुक है, ये ऐसी है। उनके यहाँ ये की है, वहाँ रिव्यू भी छपती है, राइटर की इज्जत भी होती है, सब कुछ होता है। हमारे यहाँ नहीं है। मैं आपको एक ही मिसाल देता हूँ। अगाथा क्रिस्टी का एक नावल है एंड देन देयर वर नन, आपने सुना नाम? ठीक है। उसमें गुमनाम फिल्म बनी थी, बिल्कुल नकल मार के, बहुत चली भी थी। 10 करोड़ कापी बिक चुकी हैं। ये ऑथोराइज्ड जानकारी है, इसकी सर्टिफाइड जानकारी। 10 करोड़ एक नावल की। अभी और सुनो, और 100 लैंग्वेज में ऑल टाइम 200 करोड़, बताइए, 2 बिलियन का एक सिंगल नावल की। वो भी तो पल्प है। वो भी तो शर्लक होम्स के राइटर की किताब कोर्स में पढ़ाई जाती है उनके, हमारे यहाँ भी। तो फिर वैसी वो कदर हमारी क्यों नहीं है? एक ही बात है, ये
जो हम लिखते हैं वो साहित्य का वैभव है, जो ये लिखते हैं वो साहित्य की सड़ान है। हाँ हाँ छपते हैं, हाँ। जागरण में छपी ये हेडिंग, हाँ जागरण में मैंने डिफेंड किया, लिखा, मैं क्या भाई तुम कौन होते हो ये हाँ, कहने वाले, किसने जो तुम्हें ऑथोराइज किया सही बात ये है। फतवा हाँ, देने हाँ। के लिए। और फिर अभी कोड में खाज ये है कि जो कुछ ये कहते हैं राइटर को बिना पढ़े कहते हैं। हाँ उन्होंने एक रिवाज खड़ा कर दिया है, जो ऐसा खड़ा लिखे है वो गलत है, उसको ये कहो भाई तू। लेकिन उनका खुद का पाठक है, ये भी तो उनको बताना पड़ेगा ना। कहाँ है आप पाठक? मनहूस लिख रहे हो, ऐसा लिख रहे हो जो पढ़ा नहीं जा रहा, बहुत कलिष्ठ है, ऐसे। अरे सर हाँ, कहाँ है पाठक? हाँ 46% हिंदी भाषियों में 50 करोड़ हिंदुस्तानी हुए, हिंदी भाषी हुए। 1000 किताब का तो बायर नहीं मिलता। 1000 किताब छपती है 10 साल में बिकती है। तो ये मॉरल अथॉरिटी कहाँ से आ गई? मेरी 1,00,000 किताब छपती है 1 महीने में बिकती है। क्या बात। जो फर्क देखो ना, फर्क देखो। अब उनको सुनो ना जो साहित्यकार हैं, बायर कहाँ है? तुम जितने मर्जी गुणगान कर लो, खरीद के पढ़ने वाला तो है नहीं। सर इसमें एक चीज और मुझे प्रॉब्लम देती है कि अगर वो आप जैसे राइटर, जो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाले राइटर हैं, इतना बड़ा पाठक वर्ग शायद किसी का नहीं होगा, अगर वो आपको कुछ गलत कहते हैं तो आप ही को गलत नहीं कह रहे, आपके लाखों पाठकों को भी तो गाली दे रहे हैं वो। मतलब उनकी इंटेलेक्चुअल जो भी कैपेसिटी है उस पर भी तो सवाल उठा रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, ये उनका भी तो अपमान हुआ ना। नहीं देखो ना, ऐसा कोई सर्वे थोड़ी हुआ है हाँ। कि ये इस टाइप के नावल कौन पढ़ते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने उसका भी मुहावरा बनाया हुआ है जी, ये पंचर लगाने वाले पढ़ते हैं, टांगा वो चलाने वाले। गलत है। डॉक्टर पढ़ते हैं, वकील पढ़ते हैं, नेता पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन वो ये जाहिर करते हैं कि ये जो जरा लो रंग के लोग हैं, ये उनके दिमाग में जो कंसेप्शन बैठी हुई है वो बैठी हुई है जो अब मेले तो अब लगते नहीं। कोई टाइम था बहुत मेले लगते थे हर शहर में, हर कस्बे में। वहाँ जो किताबें बिकती थी ना, ये उनको और मेरी किताब को एक दर्जा देते हैं, वो भी बिना पढ़े देते हैं। ये तो गलत है। वो किताब, उन किताब में तो पोर्नो भी होती थी। हाँ। पोर्नोग्राफी भी होती थी। हाँ। उससे भद्दी बातें भी होती थी। हाँ। तो वो एक आने, 2 आने, 4 आने में मेले में बिकती थी। भाई मेरा अपना पहला नावल 12 आने में छपा था, तो 4 आने में कोई बड़ी बात नहीं है। एक डाइम मैगजीन निकलती थी, तो उसका नाम डाइम मैगजीन क्यों था? डाइम होता है 10 सेंट, उस मैगजीन की कीमत 10 सेंट थी, तो उन्होंने नाम ही डाइम मैगजीन रख दिया। तो इसकी नकल पे है, इलाहाबाद में किताब छपी 4 आना जासूस, उसका हेड नाम ही था 4 आना जासूस, फिर 6 आना जासूस, 8 आना जासूस। जो कुछ भी मिस्ट्री राइटिंग में, जासूसी लेखन में हुए, सब कुछ इम्पोर्टेड है, अपना घर का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम जब कभी जिक्र करेंगे ना इसकी पास्ट का, हमें एक ही बंदा याद आएगा, देवकी नंदन खत्री। उन्होंने चंद्रकांता लिखा, वो जासूसी नावलों जैसा था। यार जासूसी होते थे, उनका नाम जुदा है। अरे भाई को 4-6 और मिसाल दे के दिखाओ तो माने। हर कोई एक ही पितामह है, उन्हीं से शुरू हुए हैं। बाकी सब जो है वहाँ से जो हासिल है उससे वो बना रहे हैं। मौलिक लेखक एक ही हुए हैं। उससे बहुत पहले जाओ तो फिर वो एक और थे, उनका नाम भूल गया मेरे को। 1901 में उनकी किताब छपती थी, 125 साल हो गए, अब इसको का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। या तो कोई इसकी कोई बहुत बड़ी बुनियाद है, बहुत बड़ी केक है। व्हाट इज इब्ने सफी? इज ही गॉड? उसके आगे दुनिया खत्म है। हाँ। उससे बेहतर कोई नहीं लिख सकता। बिल्कुल। फिर कहते हैं कॉम्पिटिटिव ट्रेड है, एवरीबॉडी हैज अ डिजायर टू फेयर बेटर देन ऑल अदर फेलो राइटर। आप कोशिश करो, हिम्मत दिखाओ, अब इस बात की जिद पकड़ो कि मैंने कोई जुदा करके दिखाना है, मैंने कोई ऐसा करके दिखाना है कि जो एक लिमिटेड वर्ग को नहीं, सबको मंजूर हो। मेरी किताब सबको मंजूर है। उनका कलेजा हिलता है, दिल फटता है ये सोचने में कि ऐसे राइटर क्यों, क्योंकि मेरे पे ठप्पा लगा हुआ है कि इज ए पल्प राइटर, इज ए पल्प राइटर। मैं गीता ज्ञान से रिलेटेड बात भी लिखूं, वो कहेगा पल्प राइटर।
ये हठधर्मी है, हाँ, जिद है, हाँ, जिद है। हाँ। आप किसी काबिल नहीं, दूसरे को काबिल मानना नहीं। है ये गलत है। दिस इज सिक एटीट्यूड। जो मुझे मोटे तौर पर से समझ में आता है, ये आपकी पॉपुलैरिटी या किसी भी लेखक की लोकप्रियता से चिढ़कर की गई एक कॉन्स्पिरेसी या साजिश है। सर मेरी पॉपुलैरिटी है, लेकिन मेरे से ज्यादा पॉपुलर गुलशन नंदा हुए हैं। हाँ, उनको भी बहुत सारे लोग उन पर भी सवाल खड़ा करते थे। मेरे से ज्यादा, कहीं ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा नहीं कहीं ज्यादा पॉपुलर चेतन भगत है। लेकिन उन पर भी सवाल खड़े। उनकी मिसाल देखो, उनकी अचीवमेंट देखो, वो भी जासूसी नावल लिखता है, उसे को कुछ नहीं कहते। श्रीलाल शुक्ल को कुछ नहीं आता, जिसने आदमी का जहर नावल लिखा। किशन चंद्र ने लिखे नावल, मनर चौहान ने जासूसी नावल लिखे। ये और नाम भी है, आनंद प्रकाश जैन है, पराग के एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने लिखे। आप अपने जॉनर में सर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए ना। आपसे शिकायत इस बात की, इतना पॉपुलर नहीं होना था, इसीलिए लोगों को आपसे दिक्कत। उनका कहना है कि लिखो, कोई बात नहीं, पैसा भी कमाओ, पॉपुलैरिटी भी कमाओ, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हो जाना था। लेकिन उनको एक खाम ख्याली ये बन गई है कि जासूसी नॉवल लिखना आसान काम है, जबकि बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि नहीं है। आपको एक बार आपकी कोई लॉटरी निकल आए, वो बार बार भी निकले, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ही पॉसिबल। बहुत जानमारी का मान है, करने वाला ही जानता है। एक बड़े राइटर की मिसाल देता हूँ। किसी ने उससे पूछा था, वेद लेखक बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कहता है बड़ा आसान है, कागज लो, टेबल पे बैठो, कलम हाथ में पकड़ो, और जब माथे का पसीना खून बन के कागज पर टपके, तब समझना कि मैं लेखक बन गया हूँ। फिर जो लिखोगे वो लेखन हो। इतनी मेहनत की जरूरत मानी जाए जब आदमी में, कौन करता है? कौन करता है? मैं तो पहले ही कहता हूँ, कितने ही राइटर हैं, वन बुक वंडर हैं, उसी का गुणगान हो रहा है, उसकी गोष्ठियां कराते हैं, उसकी पेपर में वो पैडेड आलोचना छपवाते हैं, उसको कहीं सम्मान दिला रहे हैं कि इसे अवार्ड मिला, ये कर रहे। अरे भाई उतना टाइम दूसरी किताब लिखने में लगा लो ना, उसी का बिल्कुल सर। आपसे लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आपने कहा कि मैं कमर्शियल राइटर हूँ, ये कहने में आपने कहा कि मुझे कोई वो भी नहीं है ना, शर्म नहीं। आपने कहा ना मैं कमर्शियल राइटर हूँ और ये इसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक चैलेंज इस चीज़ में ये हो जाता है कि जब आप लोगों के लिए लिखते हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा, तो फिर इस चक्कर में हम कुछ ऐसा भी लिख जाते हैं जो हल्का है, क्योंकि लिखते वक्त राइटर को ये रहता है कि यार ये चीज़ बड़े लोगों को पसंद आएगी, तो मैं थोड़ा सा अगर ये बात लिख दूं, थोड़ा सा इसमें सेक्स का तड़का डाल दूं या कुछ और कर दूं तो लोगों को पसंद आएगी। ये टेम्पटेशन, इस टेम्पटेशन से राइटर कैसे बचता है? देखो, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, खूबियों वाली बहुत सी बातें, जिसका राइटर को खुद को इल्हाम नहीं होता, पता नहीं लगता कि लिखी है। देखो, एक रवानगी है, मैंने 300 पेज लिखने हैं, मैं आगे पीछे से करे, एक दिन में तो कोई 300 पेज नहीं लिख सकता ना। हाँ, सही बात है। कई दिनों का काम है, रिवाइज करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। मैंने 300 पेज लिखे हैं, वो किताब छपी है, रीडर्स के दरबार में पहुंची है। तो अमूमन अक्सर ये होता है कि वो कुछ ऐसी खूबी तलाश कर लेते हैं जो राइटर को खुद को नहीं मालूम होती। मैं आपको सत्यजीत रे की एक मिसाल देता हूँ। उनका स्ट्रीट सीन की शूटिंग थी, इवनिंग के टाइम की, वो सूरज ढले के वक़्त की। तो लॉन्ग शॉट में तो वो स्ट्रीट लाइट थी, ऐसे वो कैंटिलीवर वो होते हैं ना, पोल, जिस पे 2 लाइटें लगी होती हैं। तो वो जब वो फिल्म आई, बड़ा उस सीन की बड़ी तारीफ हुई कि देखो जी, एक लाइट जल रही है, एक लाइट नहीं जल रही, अंधेरे उजाले का कितना बढ़िया कंट्रास्ट दिखाया है, समता और विषमता का कितना बढ़िया कंट्रास्ट दिखाया, दुनिया जहान का गुणगान कर दिया। और जब सत्यजीत रे तक वो बात पहुंची तो उन्होंने ये जवाब दिया, भैया मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि एक बल्ब नहीं जल रहा। आई नेवर न्यू, ये तो स्ट्रीट सीन है, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक बल्ब नहीं जल रहे, उसकी वजह से आपने इतना गुणगान कर दिया। तो ये लोग भी तो
देखो ना, वो कहावत है ना, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेट मैन, और सम अचीव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। Thrust upon them, ये हाँ। थ्रस्ट अपॉन देम वाली टाइप है ना। खूबी आपको तो पता नहीं, दूसरा कह रहा है जी आप में तो ये खूबी है। हाँ। तो आप क्या कहोगे? नहीं यार, नहीं है मेरे में। आप कहोगे हाँ भाई होगी, याद कर लेता हूँ, अगली बार मैं भी कहूँगा मेरे में ये खूबी। सर मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये डाला था कि मैं सुरेंद्र मोहन पाठक सर के साथ एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ और आपके कुछ सवाल हैं तो बताइए। तो लोगों ने आपके लिए कुछ सवाल, आपके जो फैंस हैं लाखों करोड़ों, उनमें से कुछ हमारे साथ भी जुड़े हैं, तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। तो वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप उनके जवाब दे पाएँ। कि उनमें से एक सवाल ये पूछा है कि राज बहादुर बखिया जैसा जलाल वाला विलेन आपने दोबारा क्यों क्रिएट नहीं किया? भाई मैंने तो किया हाँ, है, लेकिन पब्लिक को नहीं लगा कि वो वैसा है। हाँ। लेकिन उसमें ये है कि मैं फ्लैशबैक में जाके बखिया को दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके वो इतना बड़ा डॉन कैसे बना, उसको लेके एक नावल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी लाइफ की शुरुआत में जाके, जब वो बूट पॉलिश करता था। बिल्कुल बिल्कुल। एक और जो है उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या खबरदार शहरी जैसा कोई और कैरेक्टर आगे किसी नॉवल में क्रिएट होगा? खबरदार शहरी जैसा कोई और कैरेक्टर तो है तो सही, ऑलरेडी है। उसकी शक्ल बदल गई है, उसका कार्य प्रणाली बदल गई है। खबरदार शहरी है, आज भी वही है। अभी ताजे नावल में भी तो उसने ये फ्लैश ट्रेड की इतनी पोल खोली है, इसीलिए खोली है ना, क्योंकि वो खबरदार शहरी है। और एक ब्रिज गोपाल शर्मा जी, उन्होंने पूछा कि सुनील, सुधीर, विमल, प्रमोद, जीत सिंह और विवेक में से कौन सा कैरेक्टर आपके दिल के ज्यादा करीब रहा है? सुनील है? क्या रीजन? जब मैं सुनील का नावल लिखता हूँ तो उसमें उसको आत्मसात करके लिखता हूँ, ये समझता हूँ मैं ही सुनील हूँ। वाह। जो भाषा है उसकी, स्मार्ट टॉक है, वो सब कुछ वो है जो मेरी एक्चुअल है। क्या बात है। ठीक है। मैंने यश पाया विमल से, हाँ। लेकिन मेरे दिल के करीब जो कैरेक्टर है वो सुनील है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये भी इसी से मेरा सवाल ये है कि जब आप कोई कैरेक्टर इमेजिन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो क्या आपको उसको कोई शक्ल भी दिखने लगती है कि अच्छा ये इतना लंबा है, ये ऐसे बोलता है, इसके नाक में ऐसा दिखता है, आपके दिमाग में आने लगता है वो कैरेक्टर? करते हैं। तो ये भी बात है ना, हर कहानी हर कैरेक्टर पर नहीं थोपी जा सकती। मैं सुनील के 122 नावल लिखे हैं, लेकिन मुझे 5 साल हो गए नावल लिखे हुए उसका। जिस टाइप की कहानी सूझेगी वही तो लिखूंगा ना। मेरा कैरेक्टराइजेशन पे अच्छा है। मैंने अभी कहा नहीं लिवली कैरेक्टर्स होने चाहिए, उस पर बड़ा जोर है। उसकी होमवर्क में मैं बहुत तैयारी करने के बाद लिखता हूँ। मैंने बोला ना, तैयारी में टाइम लगता, एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल। एग्जीक्यूशन में तो मेरी शैतानी रफ्तार है। शैतान आई कैन राइट फॉर 14 आवर्स 15 आवर्स डांस स्टॉप। और सर आप आज भी हाथ से ही लिखते हैं? आप खड्डा बोन दब गई है, ये देखो डेंट पड़ा हुआ है जहाँ मैं पेन रखता हूँ, वहाँ डेंट, बाकी उंगलियां गोल हैं। या देखो बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ, डेंट पड़ा हुआ है। क्या बात है। हाँ। बीच में कोविड के बाद हाथ कांपने लगे थे, तो थोड़ा टाइम मैंने कंप्यूटर पे कहा था, नहीं दिल नहीं लगा मेरा। अच्छा। मेरे को अच्छी अच्छी बातें कलम हाथ में लेके याद। अब फाउंटेन पेन से लिखता हूँ, शाही भर के। अच्छा। बॉल पेन से नहीं लिखता। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आपके ऐसे रीडर हैं, मैं क्या बताऊं, उन्होंने ऐसे सवाल पूछे हैं। उन्होंने एक सज्जन है संजीव कुमार, उन्होंने सवाल पूछा है कि रमाकांत वगैरह की मौत से पहले उन्होंने किसी से नहीं पूछा, नीलम की मौत के वक्त उन्होंने किसी से नहीं पूछा, तो इरफान शोएब के बारे में क्यों पूछ रहे हैं और सुनील साहब कब आ रहे हैं? भाई ये स्टंट है रीडर की तवज्जो अपनी तरफ लगाए रखने के लिए। असल में तो वही करने मैंने जो मेरी कहानी को सूट करता होगा। बाकी कैरेक्टर जो हैं इतनी बड़ी सीरीज में, जिसके 12,000 पेज में लिख चुका हूँ, वो आते जाते रहते हैं, स्थायी कोई नहीं होता, उनका मोह छोड़ना पड़ता है। तो जाने वाले ने को रोकने वाली कहानी लिखने का कोई मर्जी नहीं है। वो सिर्फ एक बस ऐसे ही स्टंट बनाया मैंने। लोगों से पूछो भी आप क्या कहते हो, कोई रखे रहे या जाए, तो सबकी यही राय थी कि जाए, कोई नहीं रहे। लेकिन आगे कहानी में ऐसी जरूरत होती है, को जाए तो जाए।
कहानी पे डिपेंड करता है, ये इतना एडवांस तैयारी करके कोई नहीं रख। बिल्कुल। आप सर जिसे स्टंट कह रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया के टाइम हम उसे कॉल टू एक्शन कहते हैं कि कोई भी वीडियो बनाओ तो लोगों से आखिर में उनसे किसी चीज पे कोई राय मांगो ताकि लोग वहां पर कमेंट करें। तो आप उसे स्टंट से ज्यादा बेहतर कॉल टू एक्शन है ताकि लोग भी एंगेज हो। एक सर किसी पाठक ने एक बड़ा निजी सा सवाल पूछा है। उन्होंने आपकी आत्मकथा पढ़ी और उनका आत्मकथा पढ़ने के बाद उनको ये लगा कि उनको ये फील हुआ कि आपने बहुत कुछ पाकर भी ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर किसी चीज़ का कुछ मलाल है। उनका सवाल ये है कि उनको आपकी आत्मकथा पढ़ के लगा कि आपने सब कुछ पाकर भी सब कुछ नहीं पाया, आप नदी में रहकर भी प्यासे ही रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सब पे लागू है, सब पे लागू है कि सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। ये बात सब पे लागू है। हर किसी पे हर किसी की हर ख्वाहिश थोड़ी पूरी होती। जो हासिल है वो काफी है। बिल्कुल, काफी है। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए। ये तो इस बात की तो हर किसी को ये रहती है बात, ये भी वो बात हो जाती तो और अच्छा था, वो हो जाती तो वो और अच्छा था। ये एकेडमिक बातें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इनका इतना बड़ा कोई रोल नहीं है। डिससेटिस्फैक्शन, मैं एक बात कहता हूँ, डिससेटिस्फैक्शन को मैं इंसान के लिए जरूरी समझता हूँ। हाँ। असंतुष्ट आदमी ज्यादा अच्छा काम करता है। हाँ। जो संतुष्टि के लेवल पर पहुंचता है ना, वो ये सोचता है अब कर तो लिया सब कुछ, और क्या करूं। असंतुष्ट है वो तड़पता रहता है, रेस्टलेसनेस होनी चाहिए, ऑन दी टोज रहता है वो। मैंने कुछ आई हैव टू अकम्प्लिश समथिंग बेटर देन आई हैव डन ऑलरेडी। तो भाई ना, ये कोई असंतुष्टि कोई इतनी बुरी आइटम नहीं है, वो बेशक हो। बाकी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं कभी आसमान नहीं मिलता। बिल्कुल। हाँ, उसका यही जवाब है। आप ये कहें चांद सूरज सब मैंने ही लेने हैं, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सर आखिर में एक आधा सवाल, पहला सवाल तो बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपके इतने फैन हैं लोग, आपकी इतनी किताबें पढ़ते हैं, आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किन राइटर्स ने किया, जिनको पढ़ के बहुत मज़ा आया या जिनकी किताबें अभी भी आपकी बुक शेल्फ में है? राइटर, हाँ, जिन्होंने आपको मुतासिर किया, इम्प्रेस किया, और जिनकी बुक मैंने बताया ना, उर्दू के राइटर हैं, हिंदी का। आपकी 2-3 फेवरेट किताबें बताइए जो। नहीं पढ़ता मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि आई हैव नॉट लॉन्ग टू लिव, बहुत थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं उसको अपने लिखने में की तरफ मेरी तवज्जो ज़्यादा हो गई है। इन यंगर ईयर्स आई यूज्ड टू रीड ए लॉट एंड राइट लेस, प्रेजेंटली इट इज नॉट सो। देखो आपको एक बात बताऊँ, मेरे को बहुत किताबें लोग जबरदस्ती थोप जाते हैं गिफ्ट कर, फोटो खिंचाने के लिए। मैंने लिखी है किताब पकड़ के साथ में, अब उम्मीद करते हैं मैं पढूं और उस पर कुछ लिखूं भी। ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो ये बात समझते नहीं है। देखो तो ना, प्रोग्राम के बाद तो मैं भी आपको अपनी किताब देने वाला था, मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आपसे तो आपकी बात अब जुदा हो गई है। ठीक है, आपके तो जोर पड़ रहे, मैंने इन जनरल कही है, इन जनरल कही है। देखो, आप इस बात के अभिलाषी तो नहीं है ना कि आपसे मेरी किसी तरह की कोई भेंट नहीं, सही बात, कोई मुलाकात नहीं है। आप मेरे को कहो जी मैं आपके पास किताब लिखी है, मैंने लेके आना चाहता हूँ और दे के आप चल देंगे। मैंने आगे पीछे आपसे मिलना नहीं है, आपसे मेरी किसी तरह कोई रेपर्ट राब्ता कुछ नहीं है। तो उस किताब को मैं 10 बार सोचूंगा कि पढ़ूंगे ना पढ़ूं। आई हैव सो मच टू रीड कि मैंने उसको अलग क्लासीफाई किया है कि आइंदा कोई किताब पढ़नी है तो इसमें से पढ़नी है। लेकिन जब कोई स्पेशल केस आ जाता है तो चाहे मैं सिरे तक ना पढूं, उसको खोलूंगा तो सही। मेरे को तो ऐसी किताबें मिलती हैं जिनको मैं खोलता ही नहीं, जो आपके इंटरेस्ट की भी नहीं है। ये फर्क है ना, सही बात, क्योंकि वो मुझे उसकी देने वाले की इंटेंशन का पता है। उसने फोटो खिंचा के 10 मिनट में फेसबुक पर डाल देनी है, विद इन 10 मिनट्स, विद इन 10। वो आया ही इसलिए, उसको राइटर से कुछ लेना देना नहीं। उसने तो अपने आप को टैग करना है राइटर के साथ। क्या बात है। तो फिर वो किताब तो फिर मैं सोचूंगा ना। पाठक सर, एक आखिरी सवाल जिस पर मुझे लग रहा है बहुत सारे दर्शक, आपके पाठक जानना चाहेंगे, अभी भी आप कोई नॉवल लिख रहे हैं तो क्या, कब तक हम उम्मीद करें? अभी भी आपकी राइटिंग जारी है? भाई
मैं आईसीयू में होगा ना, हाँ अब तब भी पूछना नावल लिख रहे हैं, हाँ हाँ, तो मैं इशारे से भी यही कहूंगा लिख रहा हूँ। क्या बात है, मैं बहुत नहीं बढ़िया। छोड़ सकता, मेरा मरना जीना लिखने में है। अभी भी कुछ लिखा जा रहा है? हाँ, तैयारी तो है, तैयारी तो तो है। हाँ, नशा है, नशा है ये। हाँ, सही बात है सर। बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी आपने बात की, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सारी जिंदगी लोगों की निकल जाती है और वो ये तय नहीं कर पाते कि वो किस काम के लिए बने हैं। और आप जैसे खुशनसीब लोग, हमारा भी सौभाग्य है, जिन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये मेरी आत्मा इस काम में बसती है और मुझे आखिरी वक्त तक यही काम करना है। मेरी पुरुषार्थ की किसी की तारीफ करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात यह है, आई परस्यू 2 प्रोफेशंस, होल टाइम जॉब की, 34 साल की, अब क्या कहूँ और मैं। उसके बावजूद 300 नॉवल भी लिखे आप। उसके बाद नावल भी लिखे, दोनों कारोबार किए, घर भी चलाया, मेरी क्या माँ बात है। माँ नहीं, बाप नहीं, जो करना है मैंने करना था, औलाद भी पाली, उसे किसी काबिल भी बनाया। और नौकरी की बात बताऊँ, पुराने टाइम की बात है, 98 में मैं रिटायर भी हो गया था। उस वक़्त आज जैसी महंगाई नहीं थी। जब मेरी 10,000 रुपये तनख्वाह थी ना, तब मेरे नावल के 2 लाख रुपए मिलते थे। क्या बात है। मैंने फिर भी नौकरी नहीं छोड़ी। मज़ेदार बात यह थी, फिर भी नौकरी नहीं छोड़ी। एक रेजिमेंटेशन का मजा, नशा होता है कि सवेरे उठ के तैयार होके टाई टोई लगा के मैंने सीट पे जाके बैठना है। ये नहीं भी छुट्टी है 12 बजे नहा लेंगे, देखा जाएगा शेव की है या नहीं की। इसको रेजिमेंटेशन कहते हैं, मिलिट्री जैसी। बहुत बढ़िया। भाई वार हो या ना हो, परेड तो होनी है ना, है नहीं। सही बात है। तो मैंने नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी, तनख्वाह के लिए नहीं की, कि इसी बहाने मैं सवेरे उठता हूँ, शेव करता हूँ, सज के जाता हूँ दफ्तर, सूट वूट पहन के, पता लगे भी अफसर की जॉब है। तो कुर्सी का अपना नशा है, पैसे का क्या है, पैसे कमाने का तो जरिया था मेरे पास। वो अपना आनंद होता है। बिल्कुल। आपको एक और राज की बात बताऊं, ये सिरे की बातें आप निकाल देना। मुझे आज तक मैंने किसी को अपनी जुबान से ये नहीं कहा मैं राइटर हूँ। कोई नया अनजान आदमी मेरे से पूछे आप क्या करते हो, जब मैं नौकरी में था तो मैं कहता था आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। जब नौकरी में नहीं था तो मैं कहता था आई एम ए रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। मैंने अपनी जुबानी आज तक किसी को नहीं कहा कि मैं नावल लिखता हूँ या फेमस हूँ या कुछ भी। अगर कोई मेरे से पूछे आप वो वाले SM पाठक हो जो नावल लिखते हो, तो मैं यस तो बोलूँ, उसको कन्फर्म तो करूँगा, लेकिन मैं लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन के तौर पर आई एम ए फेमस राइटर नहीं, नेवर नेवर करते हैं। बाकी सर ये भी मुझे लग रहा है आपका बड़प्पन, और मुझे लग रहा है कि एक राइटर इस बात को समझ सकता है कि राइटर होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, और अगर इसीलिए हमारे जुबान से एकदम से निकलता भी नहीं। समझे ना, है बड़ी बात। मैं भी मानता हूँ, मैं अभिलाषी हूँ, कोई इस बात को कहे, लेकिन लोग कहें ना, मैं क्यों कहूँ। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो गलत है। सही बात है, सही बात है। अपने मुंह नहीं, आपको बनने की जरूरत नहीं है, इतने दुनिया आपकी चाहने वाली है। यही तो बड़प्पन है कि लोग मेरी गैर हाजिरी में भी कहें भाई SM पाठक अच्छा नावल लिखता है। मेरी डेथ के बाद भी कहे भी एक राइटर होता था, उसका नाम SM पाठक था। असली अर्निंग, असली कमाई तो वो है ना, बिल्कुल असली फेम एंड एक्लेम जो भी है, सब कुछ वो है। इसलिए पाठक सर, मैंने हमारे इस पूरे पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी कहा कि आज के वक्त में लोग अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए नेटफ्लिक्स पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, लेकिन जब इनमें से कुछ भी नहीं था तो आप जैसे लोग, आप जैसे राइटर थे, वो सारा काम अकेले करते थे लोगों को एंटरटेन करने का। ये अपने आप में बड़ी बात है। आप तब लोगों के नेटफ्लिक्स भी थे, यूट्यूब भी थे, इंस्टाग्राम भी थे। तो कोई सीखे ना मेरे से, मेरे जैसा पुरुषार्थी बने। हाँ बिल्कुल, मेरे जैसा पुरुषार्थी। मुझे लगता है कि सर इस पॉडकास्ट के जरिए लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आपने बताया कि कैसे पहचान मिलने में 20 साल लगे, फिर सर ने बताया कि कैसे एक एक नॉवेल के लिए जो तैयारी होती है, किस तरह से कैटलॉग बनाए जाते हैं। अगर सर अपने नॉवेल में किसी हथियार का जिक्र करते हैं तो बाकायदा उस पर भी स्टडी करते हैं, किसी शहर का जिक्र है तो उसका भी पूरा नक्शा तक समझते हैं। और फिर 300 नॉवल लिखना, वो भी 34 साल की नौकरी करते हुए। ये आदमी जो करता है शायद वही उस मेहनत को जानता है, और मुझे लग रहा है उसी मेहनत का ये एक फल भी है, नतीजा भी है कि इतना आपका बॉडी ऑफ वर्क है, 300 नॉवल आपने लिखे, और आपके जो चाहने वाले हैं वो भी कह सकते हैं कि 300 करोड़ तक पहुंचे, लाखों करोड़ों में तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आखिर में कोई ऐसी बात जो रह गई हो आप कहना चाहें? नहीं, बाकी बात यही है, गॉड इज काइंड।
गॉड इज काइंड। हाँ। खुदा मेहरबान होना चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं, खुदा बहुत मेहरबान रहा है। थैंक यू सो मच पाठक सर, आपने टाइम दिया हमें, थैंक यू सो मच। आप वक्त निकाला आपने, आप बातचीत करने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके इस आयोजन के बहाने में घर से निकला। हाँ, मैं नहीं, जाता नहीं कहीं पे। हाँ, आई हैव प्रॉब्लम इन माय लेग्स आल्सो, आई कैन नॉट वॉक विदाउट सपोर्ट। ये कोविड की देन है, अदरवाइज ठीक ठाक था मैं। चलता है यार, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। चलिए, ये मैं आदि काल से सुनता था, हिम्मत मर्दा मर्द की हिम्मत हो तो खुदा भी मदद करता है। बिल्कुल, और खुदा आपकी मदद यूं ही करता रहेगा, और आपकी रचनात्मकता उम्मीद करते हैं कि और बरकरार रहेगी। तो इस बातचीत में अभी इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।